नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खूब मस्त होंगे और आप सब अपनी तैयारी TGT आर्ट में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप सब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की ही कर रहे हैं। पेपर भी आ चुका है, 14 और 15 मई को आपका पेपर है। मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में आपका पेपर होगा। टोटल 4 पालियों में पेपर होना है। आप जानते हैं कि ऑफलाइन पेपर होता है, इसलिए ऑफलाइन पे ही आपको ज़्यादा टारगेट रखना है। बहुत से लोग कह रहे हैं सर जी ऑनलाइन कौन सा कोर्स ज्वाइन किया जाए। तो ऑनलाइन के लिए भाई कोर्स तो है, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं लगाएंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, मॉडल पेपर नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। क्योंकि OMR आपको भरना होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR पे ही आपको 125 गोला काला करना होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए 125 गोला आपको भरना है। गलत उत्तर के लिए कोई जो है आपको दंड स्वरूप आंसर्स का जो है प्रावधान नहीं किया गया है कि गलत काटा जाएगा आपका। तो 125 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा अभ्यास करना है। याद रखिएगा, अपने लाइफ का एक ही लक्ष्य बनाओ और जब तक लक्ष्य पूरा ना हो अपनी नज़रों को भटकने नहीं देना। एकदम अपने लक्ष्य पे ही टारगेट बना के रखना है, अपने लक्ष्य पे एकदम नज़र गड़ा के रखना है। मित्रों, याद रखिएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, ऐसा मान के चलिए। और 147 पद आपके लिए बचे, बस इतना हम चाहते हैं। एक पद आपका सुनिश्चित हो। पदों की संख्या 148 है, एक आपका कंफर्म हो, 147 पद बाकी बचे। इस उद्देश्य के साथ लगिए, इससे ज़्यादा मोटिवेशन और नहीं हो सकता। आज की जो हम क्लास करेंगे, इस क्लास में आज है 31 मार्च। मार्च का एकदम लास्ट है 31 मार्च। और मार्च को हम लोग क्या पढ़ने वाले मित्रों? 31 मार्च को हम लोग एक बड़ा क्लास करने वाले हैं। बड़ा क्लास का तात्पर्य है इससे है कि हम लोग आज समसामयिक कलाकार, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनता है, कभी कभी 35 से 40 प्रश्न, तो कभी कभी 20 से 25 प्रश्न, तो कभी कभी 50 से 60 प्रश्नों का अभ्यास आपने देखा होगा। अभ्यास पेपरों में 50 60 प्रश्न डायरेक्ट मिल जाते हैं समसामयिक कलाकारों से। तो आज हम कुछ समसामयिक कलाकारों को लेकर के आए हैं जिनसे क्वेश्चन अक्सर बनते ही बनते हैं, उनको पढ़ेंगे। जैसे नाम में सतीश गुजराल जी हो गए, सतीश गुजराल को पढ़ लेंगे। उनके साथ और नाम जुड़ेंगे, शंखु चौधरी का नाम पढ़ लेंगे, जॉर्ज कीट का नाम पढ़ लेंगे, राम गोपाल विजयवर्गीय का नाम पढ़ लेंगे, अर्नेस्ट वेनफील्ड हेबल का नाम पढ़ लेंगे। क्वेश्चंस बनता ही है। अच्युत कुमार हालधार को पढ़ लेंगे, राम कुमार को पढ़ लेंगे, रमेश्वर बूटा को पढ़ लेंगे। तो ऐसे कलाकारों को हम लोग आज समाहित करने वाले हैं। क्लास बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है, तो पेन पेपर उठा के बैठिएगा। क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन होने वाला है, तो कुछ नया मिलेगा, उसे नोट डाउन करना होगा। लक्ष्य आपने बहुत अच्छा चुना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही आपकी जिम्मेदारी है। तो ईमानदारी से लग जाइए, क्योंकि लक्ष्य बना तो लिए हैं, जब तक लक्ष्य पूरा न हो अपने नज़रों को भटकने नहीं देना है। और इधर 40-45 दिन से ईमानदारी से लग जाइए, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाने वाली है। तो हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं, और जब तक हम हैं उम्मीद कायम है। आइए क्लास करते हैं। श्रीनगर में इस्टेब्लिश हुआ था, 1948 की बात होती है। कश्मीर में 1947 ईस्वी में नेशनल कल्चरल फ्रंट की स्थापना एक युवा कलाकार PN काचरू ने की थी। इसके बाद द ट्रियो के नाम से भी एक कलाकार समूह सामने आया। दो कलाकार NN भट्ट और त्रिलोक कौर PN काचरू और नेशनल कल्चरल फ्रंट के सदस्य के संपर्क में आ गए। और जब इसके संपर्क में आए मित्रों, तो आगे आता है कि भट्ट, कौल और काचरू तीनों के दल को द ट्रेवो नाम से जाना गया। द ट्रेवो नाम से जाना गया। 1948 की जब बात आती है, तो 1948 ईस्वी में इस कलाकार ने अपने दल का नाम बदल करके प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन रख लिया। कलाकारों में कौन कौन शामिल रहा? तो त्रिलोक कौर जी रहे हैं, PN काचरू जी रहे हैं, NN भट्ट जी रहे, ये लोग मिलके, और इसका नाम 1948 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन रख लिया। 1947 ईस्वी में इस दल की प्रथम प्रदर्शनी श्रीनगर में आयोजित की गई। पहली प्रदर्शनी भी हो गई, कब हुई? 1949 में हुई, 1949 में हुई। और राज्य के बाहर प्रथम प्रदर्शनी 1949 में दिल्ली में की गई, जिसे वर्ष की सर्वाधिक रंगीन प्रदर्शनियां मानी गई, या जिसमें सबसे ज़्यादा रंगीन प्रदर्शनी माना गया है, जो दिल्ली में हुआ था।
त्रिलोक कौर हैं पहाड़ों और हिमशिखरों के दृश्य चित्रकार होते हैं, तो इस रूप में जाने जाते हैं। एन भट्ट जो है रंगों के प्रयोग में माहिर थे मित्रों, तो इसके लिए जाने जाते हैं। और काचरू जो है स्मारकीय भवनों के चित्रण में माहिर थे, तो इसके लिए जाने जाते हैं। 1950 ईस्वी में जी.आर. संतोष भी इसी एसोसिएशन में शामिल होते हैं। तो जी.आर. संतोष किस एसोसिएशन में आते हैं? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन में शामिल होते हैं। और आगे चला जाए तो शिल्पी चक्र की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शिल्पी चक्र 1949 में जो है आता है अस्तित्व में। भारत विभाजन के पश्चात बंगाल से आए जो है, कहाँ से आए? बंगाल से नहीं भैया, पाकिस्तान से आए कलाकारों ने नई दिल्ली में स्थापना की शिल्पी चक्र की। शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई? तो 25 मार्च 1949 को फाइनली इसकी स्थापना होती है। और शिल्पी चक्र की जो स्थापना है किसने की थी? तो भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा की गई। कंवल कृष्ण तथा के.एस. कुलकर्णी आईफैक्स की साधारण सभा के जो है सदस्य थे। इन्होंने त्यागपत्र देकर के किससे जुड़े? शिल्पी चक्र से जुड़ गए। शिल्पी चक्र में धनराज भगत जो मूर्तिकार हैं बहुत बढ़िया वाले, उसके साथ हर कृष्ण लाल जी हो गए, केशी आर्यन हो गए, दमयंती चावला हो गए, दिनकर कौशिक हो गए, राम कुमार हो गए, जयाप्पा स्वामी हो गए, प्राणनाथ मांगो हो गए। ये सब सदस्य दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़ते हैं। शिल्पी चक्र के अन्य सदस्यों में देवयानी कृष्ण का नाम है, रमेश्वर ब्रूटा का नाम है, जगमोहन चोपड़ा का नाम है, परमजीत सिंह का नाम है, अनुपम सूद का नाम है। ये भी बढ़िया नाम होते हैं, प्रमुख नाम होते हैं। दिल्ली शिल्पी चक्र की जो प्रथम प्रदर्शनी है कब कहाँ हुई थी? 1949 ईस्वी में जनपथ मार्ग दिल्ली में ही आयोजित की गई थी। शिल्पी चक्र की वार्षिक कला प्रदर्शनी में जो है सदैव एक गैर सदस्य कलाकार भी अतिथि के रूप में आमंत्रित होता था। जो इसका सदस्य नहीं होता था उसको बुलाया जाता था, और जिसमें शैलोज मुखर्जी तथा के.जी. सुब्रमण्यम उल्लेखनीय नाम के रूप में रहे हैं, जो मुख्य अतिथि रहे हैं दिल्ली शिल्पी चक्र। प्रारंभ में शिल्पी चक्र के सदस्यों की बैठक क्रमशः जंतर मंतर और जंतर मंतर रोड पर, 26 गोल मार्केट, सान्याल स्टेडियम पे भी हुई है मित्रों। आगे चला जाए तो 1902 से 2003 तक का जो है कार्यकाल भावेश चंद्र सान्याल का होता है। बीसी सान्याल की अगर बात करते हैं तो 22 अप्रैल 1902 को धुबरी असम में इनका जन्म होता है। बीसी सान्याल की शिक्षा कोलकाता में होती है। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स से कला डिप्लोमा और मूर्तिकला में विशिष्ट अध्ययन करने में किस कलाकार जो है खास योगदान रखता है? तो भावेश चंद्र सान्याल लगते हैं। शिक्षा पूर्ण होने के बाद बीसी सान्याल लाहौर चले गए। कहाँ चले गए? लाहौर चले गए। और मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर में भावेश चंद्र सान्याल ने 7 वर्ष प्राचार्य पद पर आसीन रहे। बीसी सान्याल ने लाहौर में सान्याल स्टूडियो नाम की कला के स्कूल की स्थापना भी की है। बीसी सान्याल दिल्ली पॉलिटेक्निक में विभागाध्यक्ष सलाहकार भी रह चुके हैं। तो कहाँ पे? दिल्ली पॉलिटेक्निक के विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं भावेश चंद्र सान्याल। बीसी सान्याल के कला गुरु की अगर नाम आती है मित्रों तो पर्सी ब्राउन का नाम आता है, जेपी गांगुली का नाम आता है इनके कला गुरु में। भावेश चंद्र सान्याल के जो कला गुरु हैं पर्सी ब्राउन और जेपी गांगुली। भावेश चंद्र सान्याल गरीबों, उपेक्षितों, भिखारियों, आश्रयहीनों आदि के दृश्य चित्रों को बहुत अच्छे ढंग से दर्शाने का काम किया है। भावेश चंद्र सान्याल ने प्रकृति को अपने मन की आंखों से देखा और द्रुत गति से चित्रण भी कर दिया है। रंगों के विविध प्रयोग से सान्याल दर्शक के मन में भी रंगों की इंद्रधनुषीय जो है बना देते हैं मित्रों। तो इंद्रधनुषीय दृश्य जो है दर्शक के मन में दर्शाने का काम किसका रहता है? भावेश चंद्र सान्याल का रहता है। भावेश चंद्र सान्याल तेल और जल रंग दोनों में कार्य करता है मित्रों, यानी दोनों में सिद्धहस्त कलाकार होते हैं। 1929 ईस्वी में भावेश चंद्र सान्याल कांग्रेस अधिवेशन के समय कोलकाता से लाहौर आते हैं मित्रों। कहाँ से? कोलकाता से लाहौर आते हैं। भावेश चंद्र सान्याल लाला लाजपत राय की बस्ट साइज मूर्ति को भी बनाने का काम करते हैं। केंद्रीय ललित कला अकादमी के सेक्रेटरी तथा चेयरमैन के रूप में कार्यरत रहे मित्रों। तो भावेश चंद्र सान्याल जो है केंद्रीय ललित कला अकादमी सेक्रेटरी और चेयरमैन के पद को भी निरूपित किया है। इस पे भी अपना कार्य की सेवा दी है। किस कलाकार को कला सम्राट यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आर्ट कहा जाता है? तो भावेश चंद्र सान्याल को कहा जाता है। सान्याल ने अपना स्टूडियो कहाँ खोला था? तो नई दिल्ली स्थित गोल मार्केट में इन्होंने खोला था। नई दिल्ली में गैलरी 26 की स्थापना किसने की? तो नई दिल्ली में गैलरी 26 की जो स्थापना होती है बीसी सान्याल ने की है, भावेश चंद्र सान्याल ने की है। सान्याल ने खुले वातावरण में प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण कर शायरा कला यानी बहुदृश्य चित्रण को नवजीवन देने का काम भी किया है। भावेश चंद्र सान्याल ने धौराधर पर्वत श्रृंखला और पृथ्वी पर पनपने वाले जीव जंतुओं को रंगों के और उसके साथ रूपाकारों की बहुलता से चयनित करने का काम भी किया है।
1997 ईस्वी में बनी फिल्म है डांस ऑफ द पिंड। डांस ऑफ द पिंड में किस कलाकार ने अभिनय किया है मित्रों? तो डांस ऑफ द पिंड में किस कलाकार ने? बीसी सान्याल ने अभिनय किया है। भावेश चंद्र सान्याल को शताब्दी पुरुष भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में भावेश दा के संस्मरणों को द वर्टिकल वुमेन यानी अनुलंब स्त्री नाम से भी प्रकाशित किया गया और द वर्टिकल वुमेन भावेश चंद्र सान्याल की एक मूर्त शिल्प का नाम भी बताया जाता है। भावेश सान्याल चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी रहे हैं मित्रों। तो क्या रहे हैं? चित्रकार तो रहे ही रहे हैं, उसके साथ मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। और शिव मुखाकृति की अगर बात आती है तो वीसी सान्याल का प्रसिद्ध चित्र बताया जाता है। शिव मुखाकृति बढ़िया रचना बताई जाती है। भावेश चंद्र सान्याल को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1984 में मिलता है मित्रों पद्म भूषण, जो तीसरा महत्वपूर्ण सम्मान होता है। भावेश चंद्र सान्याल के अच्छे अच्छे चित्रों की अगर बात करते हैं तो बढ़िया दृश्यों में जो आता है बेगर्स ऑफ गोल मार्केट। बेगर्स ऑफ गोल मार्केट भावेश चंद्र सान्याल का बढ़िया दृश्य है। राजस्थानी वुमेन बढ़िया दृश्य है। द बेल्ट फिगर की बात आती है, भावेश चंद्र सान्याल का बढ़िया चित्र है। वे ऑफ पीस की बात आती है, वे ऑफ पीस भी भावेश चंद्र सान्याल का बढ़िया चित्र है। द फ्लाइंग सेक्रेटरी की बात आती है, द फ्लाइंग सेक्रेटरी क्रो की अगर बात आती है, ऐसा दृश्य भी फाइनली बीसी सान्याल ने ही बनाया है। डिस्पेयर की बात आए, भावेश चंद्र सान्याल की रचना है। काऊ हर्ड की बात आती है, भावेश चंद्र सान्याल की रचना है। ट्री एंड अंड्रेटा विलर्स की अगर बात आती है, ऐसा दृश्य भी बीसी सान्याल ने ही बनाया है। और स्टडी ऑफ अ क्रो की अगर बात आती है, ऐसा दृश्य भी बीसी सान्याल के द्वारा उकेरा गया है। स्टडी आ कैंट की अगर बात आती है, ऐसा दृश्य भी बीसी सान्याल ने बनाया है। और सराउंडेड वुमेन की बात आती है, ऐसा दृश्य भी भावेश चंद्र सान्याल ने ही दर्शाया है। माई नेबर्स की बात हो, टॉम एंड आई की बात हो, फेयर ऑन निजामुद्दीन की बात हो, ये सब बढ़िया दृश्य होते हैं मित्रों जो भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा दर्शाए जाते हैं। तो ये नाम आपको हर हाल में याद रखना होगा मित्रों बीसी सान्याल को। आगे चलेंगे, बीसी सान्याल के बाद हम लोग सतीश चंद्र गुजराल को भी पढ़ेंगे। सतीश चंद्र गुजराल 1925 से 2020 तक का कार्यकाल होता है। गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 को झेलम पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। 10 वर्ष की उम्र में सतीश चंद्र गुजराल अपनी श्रवण शक्ति यानी सुनने की क्षमता खो देते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात आपने म्यो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर से कला का डिप्लोमा प्राप्त किया। सतीश गुजराल ने रेखांकन, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, आलेखन और उसके साथ ग्राफिक डिजाइन और एनग्रेविंग प्रशिक्षण को भी प्राप्त किया। आप 1952 ईस्वी में आप 2 वर्ष के अध्ययन वृत्ति पर मैक्सिको गए, जहां चित्र संयोजन और स्टोन कार्विंग का अध्ययन भी बहुत बढ़िया से किया। सतीश गुजराल ने चित्रण, श्रेमिक, कोला, शीशा, लकड़ी, धातु, मिट्टी आदि में बहुत सृजन किया है मित्रों। सतीश गुजराल को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार ललित कला अकादमी नई दिल्ली भी मिल चुका है मित्रों। 1956 की हम बात करते हैं। 1956, 1957 और 1975 ईस्वी में मिले तीनों राष्ट्रीय पुरस्कारों से 2 चित्रकला में एक मूर्तिकला के लिए इनको पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। म्यूरल के क्षेत्र में गुजराल को विशिष्ट प्रसिद्धि मिली है मित्रों। 1984 ईस्वी में सतीश चंद्र गुजराल को बेल्जियम एम्बेसी नई दिल्ली में डिजाइन करने हेतु बेल्जियम सरकार द्वारा आर्डर ऑफ द क्राउन प्रदान किया गया। आर्डर ऑफ द क्राउन भी इन्हें मिला है। और आगे चलते हैं तो 1989 ईस्वी आता है। 1989 ईस्वी में सतीश चंद्र गुजराल को द विंसी अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट मैक्सिको भी मिल चुका है। 1999 ईस्वी में सतीश गुजराल को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया। पद्म विभूषण जो दूसरा महत्वपूर्ण सम्मान होता है उसे भी मिल गया 1999। 2004 में ललित कला रत्न से राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा इनको सम्मानित किया गया। और सतीश चंद्र गुजराल ने अपने प्रारंभिक चित्रों में 1952 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक देश के विभाजन की त्रासदी को मैक्सिको के विरूपण पद्धति द्वारा व्यक्त भी किया है। सतीश चंद्र गुजराल की 1949 की एक चित्रित जो है चर्चित पेंटिंग है मातम यानी मॉर्निंग में विलाप है, अवसाद और विभाजन है, एक गहरी त्रासदी को दर्शाता है, जिनकी मातम रचना बहुत फेमस है 1949 की। 1961 में आपने चित्रों के साथ साथ म्यूरल बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। तो चित्र तो बनाते ही थे, उसके साथ साथ 1949 के आसपास ये म्यूरल बनाना स्टार्ट कर दिया। 1961 भाई 1961 में सतीश चंद्र गुजराल ने अमूर्त, त्रिमितीय, यांत्रिक, बिंब और रूपक प्रयुक्त भी किए हैं। 1970 के पश्चात गुजराल ने अपने कलात्मक अभिव्यक्ति को म्यूरल तक जो है सीमित कर लिया था। सतीश गुजराल ने इसमें बर्न्ट बुंड
माध्यम का जो है प्रयोग किया है। सतीश चंद्र गुजराल ने म्यूरल के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली के ऑडियम सिनेमा के म्यूरल से लेकर के न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड फेयर, ओबराय होटल, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय, मुंबई के ओबराय टावर्स और मस्कट के सुल्तान के महल, दिल्ली के हाई कोर्ट, मॉरिशस के गांधी संस्थान आदि के म्यूरल को भी सतीश चंद्र गुजराल ने बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया है, बनाया है। मेरठ में मोदी हाउस 1978 में दर्शाया। मॉरिशस के गांधी संस्थान 1978-79 में, नई दिल्ली में मोदी हाउस को दर्शाने का काम किया। 1980-82 के बाद 80-83 में नई दिल्ली के बेल्जियम असेंबली सतीश गुजराल की कल्पना शक्ति का शिखर रहा है। मित्रों, सतीश गुजराल तांत्रिक लक्ष्यों का आज आधुनिक यंत्रों के संदर्भ में समझा। लीला बिंदु है, सहस्त्रार, लीला बिंदु है, सहस्त्रार है, माया है आदि कलाकृतियां यह स्पष्ट करती हैं कि सतीश गुजराल कुछ वास्तु की भी डिजाइन किए। बेल्जियम दूतावास है, नई दिल्ली है, समर पैलेस है, रियाद है, सऊदी अरब है, गोवा विश्वविद्यालय है। इन सब का प्लान जो है, यूनेस्को भवन है, नई दिल्ली की प्रमुख इमारतें हैं, इन सभी का वास्तु का डिजाइन भी सतीश चंद्र गुजराल ने ही तैयार किया। सतीश चंद्र गुजराल के बढ़िया चित्रों की अगर बात करते हैं तो प्रमुख चित्रों में जो नाम आता है, ट्री ऑफ लाइफ आता है, लेजिंग ऑफ आता है, लेजरस आता है, माउंटिंग एंड मॉस आता है, गणेश आता है, डिस्पेयर आता है, द कंडेंडेंट आता है, कंस्ट्रक्शन डेज ऑफ ग्लोरी आता है और अल्फ़ाबेट म्यूरल आता है। आपकी बढ़िया रचना है। सतीश गुजराल द्वारा लिखी गई पुस्तक आ ब्रश विद लाइफ पर शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई है। तो आ ब्रश विद लाइफ पूछा जाए किसकी पुस्तक है, आपको सतीश चंद्र गुजराल का नाम याद रखना होगा। राम कुमार की बात करते हैं तो 1924 से 2018 का इनका टाइम पीरियड होता है। 1924 में शिमला हिमाचल प्रदेश में राम कुमार जी का जन्म हुआ था। राम कुमार ने कला की विधिवत जो प्रारंभिक शिक्षा वो नहीं ली है। राम कुमार ने अर्थशास्त्र में एमए सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली से किया है। राम कुमार ने एमए में अध्ययन करते हुए सैलोज मुखर्जी के निर्देशन में शारदा चरण उकील ऑफ आर्ट्स कॉलेज नई दिल्ली में समकालीन कक्षाओं में कला का अध्ययन भी किया है। पेरिस में जाकर के राम कुमार ने आंद्रे लहोते और फेर्नांड लेंजर के निर्देशन में भी कला की शिक्षा ग्रहण की है। राम कुमार मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार थे। मित्रों, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। राम कुमार ने भारत में अमूर्तता की शुरुआत की थी। सन 1960 से 1970 के दौरान राम कुमार ने दृश्य चित्रों का ज़्यादा चित्रण किया है। वाराणसी श्रृंखला में राम कुमार ने वहाँ के लोगों को, घाटों को, नावों को, बालू को, रेत को, गंगा जी को आदि समूचे वातावरण को धूमिल हल्के रंगों में निखेरने का काम किया, दर्शाने का काम किया है। राम कुमार चित्रकार के साथ साथ लेखक भी थे। मित्रों, राम कुमार के चित्रों की जो पहली प्रदर्शनी होती है शिमला में 1948 में लगती है। राम कुमार द्वारा वाराणसी चित्र श्रृंखला पे बनाई गई चित्र श्रृंखलाएं बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तैल व एक्रेलिक रंगों से राम कुमार का जो है समान अधिकार था। तैल और एक्रेलिक रंगों में राम कुमार का समान अधिकार था। इस पर खूब ज़्यादा काम किए, एक्रेलिक माध्यम में भी और तैलीय माध्यम में भी। राम कुमार ने शिल्पों में विसर्जन में सृजन, विलय में लय तथा शिल्प में सत्यम शिवम सुंदरम का समावेश प्रभावशाली रहा है। शहर का सांस्कृतिक बिखराव और काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद के धुंधले प्रतीक राम कुमार ने चित्रित करने के काम में लगे रहे और किए भी। राम कुमार की एक कृति है बैंड गांव। बैंड गांव, अरे बैग बॉन्ड है भाई, बैग बॉन्ड। बैग बॉन्ड को क्रिस्टी की नीलामी में न्यूयॉर्क में बिकती है, $1.1 मिलियन में बिकती है। मित्रों, बैग बॉन्ड कितने में बिकी? $1.1 मिलियन में बिकी। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार राम कुमार ही होते हैं। राम कुमार को जेडी रॉक फेलोशिप थर्ड का जो है अवार्ड भी मिल चुका है न्यूयॉर्क में। उत्तर प्रदेश सरकार का मुंशी प्रेमचंद्र पुरस्कार 1972 में इनको प्राप्त हो चुका है। राम कुमार को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2003 में प्राप्त हो चुका है। 2010 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इनको लाइफ टाइम जो है अचीवमेंट अवार्ड 2010 में दिल्ली में मिला है।
रामकुमार की अगर बात करते हैं तो 1971 में इन्हें पद्मश्री जो चौथा अति महत्वपूर्ण सम्मान होता है वो प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया गया। अमेरिका में जेडी रॉकफेलर थर्ड फंड स्कॉलरशिप से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। रामकुमार ने 10 भारतीय कलाकारों प्रदर्शनियों को अमेरिका में आयोजित किया था। रामकुमार की मृत्यु जो है 14 अप्रैल 2018 को 94 वर्ष की आयु में दिल्ली में ही हुई है। जन्म कहाँ हुआ? शिमला में। कब हुआ? 1924 में। मृत्यु कब हुई? 1918 में। 1918 अरे भैया 2018, ठीक है, 94 वर्ष की आयु में। कुछ खास दृश्यों की बात करते हैं, जैसे सेंट टाउन इनका बढ़िया दृश्य है, सोरो बढ़िया रचना है, थ्री वुमेन बढ़िया रचना है, लैम्ब्रिंथ ऑफ अ टाउन की बात हो बढ़िया चित्र है, टू फिगर्स की बात हो, टू सिस्टर्स की बात हो, लिथियोग्राफी में इन्होंने दर्शाया, रामकुमार का बढ़िया चित्र है। अतीत की बात आती है, तैलीय रचना है, 1958 में बनाया है। और बात करते हैं तो 1958 में सपना तैलीय चित्र है, बढ़िया है। 1965 में श्रद्धांजलि बहुत अच्छा दृश्य है तैलीय माध्यम में। 1965 में नगर दृश्य को दर्शाने का काम रामकुमार ने किया है। और 1982 में उड़ान, इसको भी तैलीय दृश्य में दर्शाया है। 1966 में बसंत को भी तैलीय माध्यम में दर्शाया है। और 1961 में धार, लद्दाख, बनारस सीरीज जैसी शिमला सीरीजों को भी दर्शाने का काम रामकुमार का रहा है। तो ये सब बढ़िया बढ़िया चित्रों में है और चित्र श्रृंखलाओं में है, तो इनको आपको याद रखना होगा। इनसे जो क्वेश्चंस बन सकता है मित्रों, ये मनुष्य का सभ्यता वाला चित्रकार होता है, ये आपको याद रखना होगा। आंद्रे लेहोत और फेर्नांड लेंजर के निर्देशन में कला शिक्षा ली थी, ये आपको याद रखना होगा। शिमला में इनका जन्म हुआ, ये आपको याद रखना होगा। इसके साथ 2010 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है मिलता है, वो लाइफ टाइम जो है अचीवमेंट अवार्ड को याद रखना होगा। 10 भारतीय कलाकार प्रदर्शनी अमेरिका में आयोजित होती है, उसमें भी रामकुमार शामिल रहे हैं, ये आपको याद रखना होगा। और सपना के साथ नगर दृश्य और शिमला सीरीज तो आपको याद ही रखना होगा। बात करते हैं अगले कलाकार की, कंवल कृष्ण नाम होता है। कंवल कृष्ण की अगर बात करते हैं 1910 से 1993 का इनका टाइम पीरियड होता है। कंवल कृष्ण का जन्म 1910 में मांटगोमरी में हुआ था। कंवल कृष्ण गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स से कला की डिप्लोमा लेते हैं। पेरिस में कंवल कृष्ण ने ग्राफिक तकनीकी में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कंवल कृष्ण ने जल रंग और ग्राफिक माध्यम में खूब ज्यादा प्रयोग भी किए हैं। तिब्बत यात्रा से कंवल कृष्ण कला का नवीन माध्यमों में शायरा चित्रों को चित्रित करने का काम करते हैं। श्वेत रंग कंवल कृष्ण का प्रिय रंग रहा है, जिसके माध्यम से अपने तिब्बत के हिमाच्छादित विशाल पर्वत, झरने, नदी, सूर्य की रंगों में बिरंगी किरणों को दर्शाने के लिए जो है आपने समाहित कर लिया। तो यानी सफेद रंग में दृश्य दर्शाना कंवल कृष्ण की सबसे प्रिय विशेषता रही है। कंवल कृष्ण के प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं, मांडू रचना बहुत फेमस है, शिवरिंग रचना बहुत फेमस है, स्तन रचना बहुत फेमस है, नार्वे बहुत अच्छा दृश्य है। इसके साथ कॉलिंगपोंग डंकीज की अगर बात आती है, ऐसा दृश्य भी कंवल कृष्ण ने बनाया। टेम्पल की बात हो, बहुत अच्छा दृश्य है कंवल कृष्ण का। जनाजा की अगर बात आती है, कंवल कृष्ण की अच्छी रचनाओं में शुमार है। और आगे देखा जाए मित्रों तो कंवल कृष्ण की शैलियों में प्राच्य व यूरोपीय शैली, प्राच्य और यूरोपीय शैली का अद्भुत संयोग होता है। भारतीय सैन्य दल के साथ कुछ समय आप कश्मीर में रहे, जहां पर युद्धरत भारतीय सेना के चित्र को भी बनाने का काम किए। कंवल कृष्ण का आप जानते हैं दुखद निधन 1993 में होता है, 1993, तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे चलते हैं, के.एस. कुलकर्णी का नाम पढ़ते हैं, कृष्ण शामराव कुलकर्णी, इनका पूरा नाम आपको हर हाल में याद रखना होगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है मित्रों। के.एस. कुलकर्णी का जन्म 1918 में बेलगाम कर्नाटक में होता है। कृष्ण शामराव की प्रारंभिक शिक्षा जो है पूना से हुई है, पूना से। 1940 में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से कला में डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। और के.एस. कुलकर्णी देश विदेश की प्रमुख कला दीर्घाओं में लगभग 71 से अधिक कला प्रदर्शनियां लगा चुके हैं। के.एस. कुलकर्णी को अमेरिका से रॉकफेलर फाउंडरशिप जो है स्कॉलरशिप प्राप्त हो चुका है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली 1955 में और 1958 में, 1965 में इनको 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार दे चुकी है। किसको? के.एस. कुलकर्णी को। और आगे चले मित्रों तो आगे कहा जा रहा है म्यूरल और कंक्रीट मूर्तिशिल्प कला मेले और अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों से प्रदर्शित करने हेतु भी भारतीय सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। के.एस. कुलकर्णी 1972 से 1978 ईस्वी तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में ललित कला संकाय के डीन भी रहे हैं। के.एस. कुलकर्णी को साहित्य कला परिषद नई दिल्ली से कला सम्मान और एमेरिस्ट प्रोफेसर की उपाधि भी प्रदान की गई है। के.एस. कुलकर्णी त्रिवेणी कला संगम 1945 से 1955 तक और दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्यों में नाम आता है। 1972 से 1979 ईस्वी के मध्य आप उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी लखनऊ के भी अध्यक्ष रहे हैं। 1982 में कुलकर्णी को जो है सभासद चुना गया। सभासद आप जानते हैं राजनेता होता है, सभासद जो म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है, जैसे गांव में प्रधानी होती है ना, ऐसे शहर में जो है सभासद होते हैं।
फिर सभासद के बाद पार्षद होते हैं, पार्षद के बाद फिर वहाँ पे मेयर होते हैं, तो सभासद चुने गए। 1996 में के.एस. कुलकर्णी ट्रस्ट फाउंडेशन की स्थापना युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने की है। कुलकर्णी ने एक म्यूरल चित्र के रूप में अपना जीवन जो है साइन बोर्ड और बिलबोर्ड के चित्रण से प्रारंभ किया था। कुलकर्णी यूरोपीय दृश्य चित्रण और फिल्म पोस्टर से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। कुलकर्णी ने अपने अध्ययन कला में वास्ट टेक्निक के साथ साथ यूरोपीय अकादमिक शैली का भी खूब ज्यादा कार्य किया है। के.एस. कुलकर्णी म्यूरलिस्ट के साथ साथ श्रेष्ठ व्यक्ति चित्रकार के रूप में भी फेमस है। तो म्यूरलिस्ट तो हैं ही, उसके साथ पोर्ट्रेट यानी व्यक्ति रचनाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। खजुराहो और आदिम कला पर आधारित लगभग 200 पेन व स्याही रेखा चित्रों की श्रृंखला अंकित की, जिसमें दिल्ली में प्रदर्शन करने का काम भी किया है। किसने किया? के.एस. कुलकर्णी ने किया। के.एस. कुलकर्णी की प्रारंभिक कला अजंता और राजस्थानी कला परंपराओं से प्रभावित रही है। के.एस. कुलकर्णी ने चोल प्रतिमाओं, अमेरिकन और एरस्ट्रक्शंस कला, अजंता, कांगड़ा आदि कला शैलियों की लयात्मक, ताजगी, सरलता और प्रवणता की अद्भुत समन्वय अपनी कला शैलियों में किया है। के.एस. कुलकर्णी एक श्रेष्ठ भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार और छायाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। के.एस. कुलकर्णी भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा प्रमुख नेताओं और विशिष्ट व्यक्तियों के छवि चित्र बनाने में सिद्धस्त रहे हैं, यानी कार्य भी किया है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी का, डॉक्टर राधाकृष्णन जी का, डॉक्टर संजीव रेड्डी जी का जो है दृश्य इन्होंने बढ़िया से बनाया है। ये प्रमुख दृश्य हैं। के.एस. कुलकर्णी के जो प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो माता व पुत्र का नाम आता है, पनघट का दृश्य आता है, कबाड़ी का दृश्य आता है, खेत का दृश्य आता है, बैल का दृश्य आता है, टोकरी लिए लड़की म्यूजिशियंस की बात आए, ये दृश्य है। क्वीन दृश्य है, क्वीन के साथ वुमेन इन रेड साड़ी की बात आए, ऐसा दृश्य है। थ्री सिस्टर्स की बात आती है, ऐसा दृश्य है। द स्टोरी टेलर की बात आई, ये भी है। मदर एंड चाइल्ड की बात आती है, के.एस. कुलकर्णी का बढ़िया दृश्य है। फ्लूट प्लेयर्स की अगर बात आती है, के.एस. कुलकर्णी का दृश्य है। सिटी स्कैप की बात आती है, के.एस. कुलकर्णी का दृश्य है। चेरियट की बात आती है, के.एस. कुलकर्णी का दृश्य है। कृष्ण गोविंद गोपीज की बात आती है, ये भी बहुत बढ़िया दृश्य है और के.एस. कुलकर्णी के द्वारा बनाया गया। तो ये सब नाम के.एस. कुलकर्णी के साथ दर्ज हैं। आप जानते हैं 1994 में इनका जो है दुखद निधन भी हुआ है, तो के.एस. कुलकर्णी को आप इसके लिए भी याद रखिएगा। जयाप्पा स्वामी की बात करते हैं। जयाप्पा स्वामी कला आलोचक, लेखक, दस्तावेज संग्रहकर्ता और एक कलाकार के रूप में विख्यात। जया का जन्म 1918 में चेन्नई में हुआ। जयाप्पा की कला शिक्षा विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन कोलकाता से हुई है। कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स और ब्रिजिंग से भी सीखे हैं। उसके साथ जो है अबेरियन कॉलेज अमेरिका से भी ये कला शिक्षा प्राप्त की है। जयाप्पा को आईफैक्स नई दिल्ली का पुरस्कार भी मिला है। जयाप्पा को शिल्पी चक्र नई दिल्ली का सदस्य रहे हैं। और आगे चलते हैं तो जयाप्पा अनेक पत्र पत्रिकाओं में लेखन और आलोचक के रूप में भी कार्य किए हैं। जयाप्पा की प्रसिद्धि की अगर बात आती है, अनिरुद्ध टैगोर एंड द आर्ट ऑफ चित्र टाइम्स की बात हो, एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न की बात हो, या इंडियन स्कल्पचर्स की बात हो, द क्रिटिक विजन की बात हो, सिलेक्टेड राइटिंग की बात हो, इन सभी पे बढ़िया बढ़िया पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। उसके साथ अगर देखा जाता है तंजौर पेंटिंग्स ऑफ द मराठा पीरियड्स की बात हो, इंडियन पेंटिंग्स ऑन द ग्लास की बात हो, छितेंद्रनाथ मजुमदार की बात हो, कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट की बात हो, ये सभी बढ़िया पुस्तकों में इनके शुमार है। जयाप्पा स्वामी राष्ट्रीय लिखकला अकादमी से सैलोज मुखर्जी पर प्रकाशित मोनोग्राफ का संपादन भी किया है। जयाप्पा स्वामी टेम्परा तथा जल रंग माध्यम में खूब ज्यादा काम किए हैं। तैलीय माध्यम में बने चित्रों को जया की पहचान बनाने में लगी हुई है, यानी तैलीय माध्यम में बने चित्रों से जया की पहचान बनने लगी है, खूब ज्यादा फेमस हुए। जया ने अपने चित्रों में प्रकृति और नारी को चित्रित करने का काम किया है। बस स्टॉप है, सहरा है, पर्वतों के दृश्य में नदी है, किनारा है, आद्य विश्व है, शोकाकुल स्त्री है, जया की बढ़िया कृतियों में शुमार है। जया के लोक शैली, कांच की कृति और लेखन सामग्री को आपने प्रयास द्वारा स्थापित रासाजा फाउंडेशन नई दिल्ली में संग्रहित भी किया है। तो ये कुछ खास बातें जयाप्पा स्वामी के लिए थी। आप जानते हैं जयाप्पा स्वामी का जो दुखद निधन है 1984 के आसपास हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे चलेंगे, देवयानी कृष्ण की बात करेंगे। देवयानी कृष्ण का जन्म 1918 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। देवयानी कृष्ण के चित्रण की विशेषताएं जो है लोक शैली, प्राकृतिक दृश्यांकन, खिलौने, मानवाकृति की भावनापूर्ण मुद्राएं रही हैं। देवयानी कृष्ण के लामा नृत्य चित्र तो अद्वितीय है। देवयानी कृष्ण जल रंग चित्रों में, रेखांकनों में और बातिक तथा ग्राफिक चित्रों की लोक कला से प्रेरित बिंबों का भी प्रयोग किया है। देवयानी कृष्ण अल्लाह सीरीज यानी एचिंग में बम बम भोले चित्रों की सीरीज बनाई है। देवयानी कृष्ण प्रकृति दृश्यों में बेहू, देवतावाद, तांत्रिक साधना,
प्रतोषपाना और स्टिल लाइफ के साथ साथ खिलौने, मुखौटे आदि का भी सृजन किया है। देवयानी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई है मित्रों। देवयानी कृष्ण ने उच्च शिक्षा का जो अध्ययन है जे स्कूल ऑफ आर्ट से किया है। और आगे बढ़ते हैं तो देवयानी कृष्ण ने भित्तीय चित्रण में विशेष अध्ययन किया है, यानी दीवालों पर चित्रकारी के लिए विशेष अध्ययन देवयानी कृष्ण ने किया है। देवयानी कृष्ण को 1968 का त्रिनाले भारत का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है मित्रों। देवयानी कृष्ण की अगर बात आती है 2002 में इनका दुखद निधन भी हुआ है, तो ये बात भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, कलाकार आते हैं प्राणनाथ मांगो। जन्म इनका 1923 में जो है पंजाब में हुआ है। प्राणनाथ मांगो चित्रकार, डिजाइनर, शिक्षाविद और कला आलोचक, मांगो कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली के प्रोफेसर इन फाइन आर्ट्स के पद से 1981 में सेवानिवृत्त हुए। प्रतिष्ठित कला आलोचक डॉक्टर CL फावरी ने मार्च 1958 में स्टेट्समैन में लिखा था, प्राणनाथ मांगो 2 डिजाइन प्रदर्शनी में शामिल हुए जो उन्होंने जलियांवाला बाग की स्मृति में बनाने वाले म्यूरल के लिए बनाए थे। प्राणनाथ मांगो जलियांवाला बाग सिंबल्स ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम कागज पर चारकोल माध्यम में बनाया है। वेंकटाचलम ने अपनी पुस्तक माई कंटेम्परेरीज 1966 में लिखा है कि प्राणनाथ मांगो भारतीय चित्रकारों की उभरती पीढ़ियों में एक युवा आधुनिक कलाकार हैं। प्राणनाथ मांगो भारतीय लघु चित्रों से अधिक प्रभावित थे और चित्र की बनावट से प्राणनाथ मांगो लघु चित्रों के गुणों को अपनाए रखा है। प्राणनाथ मांगो का जन्म 1923 में पंजाब में हुआ था और प्राणनाथ मांगो के चित्र प्रभाववाद से प्रभावित रहे हैं। मांगो संप्रति ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड दिल्ली के आलेखन विभाग के निर्देशक भी रहे हैं। तो ये तो नाम प्राणनाथ मांगो का हो गया। आगे चलते हैं, रामेश्वर बूटा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रामेश्वर बूटा का जो जन्म है 1941 में हुआ है, दिल्ली में हुआ है। रामेश्वर बूटा की कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली से इनको कलित की जो है कला की शिक्षा प्राप्त हुई है। रामेश्वर बूटा किस कला संस्थान के सदस्य रहे मित्रों? तो दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य रहे हैं। दिल्ली आर्ट कॉलेज से रामेश्वर बूटा ने कब चित्रकला का जो है डिप्लोमा प्राप्त किया? तो 1964 में प्राप्त किया है। रामेश्वर बूटा दिल्ली शिल्पी चक्र के सचिव कब रहे? 1968 से 70 के आसपास रहे हैं। प्रारंभ में रामेश्वर बूटा ने भूखे, दुबले पतले और हड्डियां दर्शाते श्रमिक वर्ग की व्यथा और दैनिक जीवन को चित्रित करने का काम करते रहे। सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है गोरिल्ला चित्र श्रृंखला है। किस चित्रकार ने चित्रित किया मित्रों? तो गोरिल्ला चित्र श्रृंखला को रामेश्वर बूटा के द्वारा दर्शाया गया है। रामेश्वर बूटा किस कला संस्थान के कला विभाग में प्रवक्ता पद पर रह चुके हैं? तो त्रिवेणी कला संगम में प्रवक्ता के रूप में कार्य किए हैं। 1997 ईस्वी में आईफैक्स नई दिल्ली में रामेश्वर बूटा को किस सम्मान से सम्मानित किया? तो कला विभूषण सम्मान दिया है इनको। और रामेश्वर बूटा की अगर बात करते हैं तो रामेश्वर बूटा को कला में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। 2013 के आसपास ये पुरस्कार दिया गया है। और आगे चला जाए, बूटा के लिए और क्या लिखा गया है मित्रों? तो बूटा बायोग्राफी ऑफ अ क्राइम नामक फिल्म किस कलाकार ने निर्देशित की? तो बायोग्राफी ऑफ अ क्राइम रामेश्वर बूटा के द्वारा निर्देशित की गई फिल्म है। 1990 के दशक में बूटा ने मेटामोफोर्सिस सीरीज पे कार्य भी किया है। रामेश्वर बूटा दिल्ली स्थित त्रिवेणी कला संगम के कला विभाग में किस वर्ष जो है विभागाध्यक्ष बने? तो 1967 में बने हैं। कौन सा चित्रकार शरीर पर बाल दिखाने के लिए ब्लेड के टुकड़ों से कैनवास को खुरच करके इच्छित प्रभाव पैदा करता है? तो ऐसा काम रामेश्वर बूटा जी का है। रामेश्वर बूटा ने अपनी प्रसिद्ध एप सीरीज किस दशक में चित्रित की? तो 1970 से 80 के दशक में फाइनली इन्होंने बनाई है। प्रमुख चित्र श्रृंखला की बात करते हैं, गोरिल्ला श्रृंखला बहुत फेमस है, एप सीरीज बहुत फेमस है, कैनवास पे तैलीय माध्यम में बनाया है। आदमी श्रृंखला है, और ये सब अच्छी रचनाओं में शुमार हैं। किसके? रामेश्वर बूटा के। और आगे देखा जाए तो रामेश्वर बूटा के प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो ऐप सीरीज इनका ज़्यादा फेमस है। द विनर और हिप्पीज की बात आती है, बढ़िया दृश्य है। आ डिवीजन की बात हो, द एनटोल्ड स्टोरी की बात हो, माई फ्रेंड्स की बात हो, प्रत्यारोपण की बात हो, कैनवास पे तैलीय माध्यम में है। सेवादार की बात हो, कैनवास पे तैलीय माध्यम में है। मेन सीरीज की बात हो, विंडोज की बात हो, लास्ट स्टेप की बात हो, ये सब बढ़िया दृश्य हैं और रामेश्वर बूटा के द्वारा बनाए गए। रामेश्वर बूटा चित्रकार के साथ साथ ग्राफिक कलाकार थे। रामेश्वर बूटा केवल और केवल पुरुष आकृतियां बनाते थे, ये खास बात थी। तो मित्रों, ये थे रामेश्वर बूटा, जिनकी दिल्ली में जो है शिक्षा भी हुई, दिल्ली में जन्म भी हुआ और कला विभूषण सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। त्रिवेणी कला संगम से नवाजे जा चुके हैं। गोरिल्ला चित्र श्रृंखला ज़्यादा फेमस है, तो इसको आपको याद रखना है। 1916 में जन्म और 2005 में दुखद निधन होता है। शंखु चौधरी कौन थे? तो मूर्तिकार के रूप में फेमस है।
शंखू चौधरी का जन्म कब और कहाँ हुआ मित्रों? तो 25 फरवरी 2016 नहीं 1916 को शांथाल परगना बिहार में जो है शंखू चौधरी का जन्म होता है। शंखू चौधरी ने 1933 में कला में बीए किया और वो कहाँ से बीए करते हैं 1939 में? तो वो शांति निकेतन वीरभूमि से करते हैं। कई बार क्वेश्चंस पूछा गया शांति निकेतन कहाँ स्थित है, तो जिले का नाम दे देता है मित्रों, तो उसमें वीरभूमि लगाना होता है। ठीक है, कोलकाता भी ऑप्शंस में रहेगा, वीरभूमि भी रहेगा, तो आपको वीरभूमि लगाना पड़ता है शांति निकेतन के लिए। आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है शंखू चौधरी के गुरु कौन रहे मित्रों? तो शंखू चौधरी के जो कला गुरु रहे हैं उनका नाम आपका रामकिंकर वैज होता है, तो याद रखिएगा रामकिंकर वैज के ये से ले रहे हैं। 1945 में रामकिंकर के साथ युद्ध स्मारक प्रतिमा में उनकी सहायता के लिए नेपाल गए। तो युद्ध स्मारक प्रतिमा जो बनाने के लिए रामकिंकर जी जो है 1945 में नेपाल जाते हैं, तो उनके साथ जो है इनके शिष्य भी जाते हैं, नाम होता है शंखू चौधरी। शंखू चौधरी भी उनके साथ गए और वहाँ प्रतिमा में सहायता की। 1980 में तंजानिया के दरुसलम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति की होती है मित्रों। तो 1980 में दरुसलम विश्वविद्यालय में एज अ प्रोफेसर के रूप में शंखू चौधरी की नियुक्ति भी हुई है। शंखू चौधरी को पद्मश्री कब मिलता है मित्रों? पद्मश्री आप जानते हैं चौथा महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है और ये 1971 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा जाता है। शंखू चौधरी का माध्यम क्या रहा है? तो प्रस्तर माध्यम में, लकड़ी माध्यम में और धातुए पत्र के साथ साथ ये कास्ट मेटल और सीमेंट में बढ़िया बढ़िया रचनाएं बनाए हैं। तो ये सारे काम जो है शंखू चौधरी के लिए रहे हैं। शंखू चौधरी के बाद हम लोग सोमनाथ होर की तरफ बढ़ेंगे। सोमनाथ होर 1921 में जन्म होता है और 2006 में निधन होता है। सोमनाथ होर किस रूप में प्रसिद्ध है मित्रों? तो एक ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। सोमनाथ होर का जन्म कब और कहाँ हुआ था मित्रों? तो 1921 में चिटगांव बांग्लादेश में जो है इनका जन्म हुआ है। और आगे बढ़ें तो एक रचना दिखाएंगे, जख्म नामक रचना, जिसके लिए फेमस भी होते हैं। ये जख्म शीर्षक की रचना है मित्रों, आप देख लीजिए अच्छे से। और ये जख्म शीर्षक वाली रचना किसने बनाई है? तो ये सोमनाथ होर की अच्छी रचनाओं में शुमार है। सोमनाथ होर की अगर बात करते हैं तो कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त करते हैं मित्रों? तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता है, वहाँ से कला में डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। और आगे बढ़ा जाए तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ग्राफिक विभागाध्यक्ष और उसके साथ एसएस विश्वविद्यालय बड़ौदा और कला भवन शांति निकेतन में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कौन रहे मित्रों? तो सोमनाथ होर एज अ विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किए हैं। आप जानते हैं ग्राफिक कलाकार के रूप में इनकी ख्याति लब्ध ही रही है। सोमनाथ होर थे मित्रों तो प्रिंट मेकर रहे, मूर्तिकार रहे, चित्रकार रहे और म्यूरलिस्ट भी रहे हैं। कौन? सोमनाथ होर जी। सोमनाथ होर की अगर बात करते हैं मित्रों तो सोमनाथ होर किस रूप में ज़्यादा पहचाने गए? तो छापा चित्रकार के रूप में ज़्यादा पहचाने गए हैं। आपसे पूछा जाएगा सोमनाथ होर ज़्यादा प्रसिद्ध किस रूप में है? तो छापा चित्रकार के रूप में ज़्यादा फेमस हैं। आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है किसने लास्ट वैक्स प्रोसेस के माध्यम से वियतनाम में व्यवस्थित स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को तराशा है मित्रों? तो लास्ट वैक्स प्रोसेस में जो है वियतनाम व्यथित स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को तराशने का काम सोमनाथ होर जी का रहा है। ये बात आप समझने का प्रयास करिएगा। मई 1974 से अक्टूबर 1977 के मध्य मई 1974 से अक्टूबर 1977 के मध्य सोमनाथ होर ने वियतनाम स्वतंत्रता संघर्ष को चिरस्थायी बनाने के इरादे से एक बड़े कांस्य मूर्ति शिल्प की रचना की। उसका शीर्षक जो रखा माँ और बच्चा रखा मित्रों। तो माँ और बच्चा जो आपके वियतनाम स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ा रहा, वो रचना सोमनाथ होर के द्वारा बनाई गई है। आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है जिंदगी के जख्मों के कलाकार कौन है मित्रों? तो जिंदगी के जख्मों के कलाकार के रूप में भी सोमनाथ होर को ही जो है प्रसिद्धि मिली हुई है। ये भी याद रखना, क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मैं तस्वीरें नहीं बनाता, मैं जख्म बनाता हूं, यह कथन किसका है मित्रों? तो मैं तस्वीरें नहीं बनाता हूं, मैं जख्म बनाता हूं, ऐसा कथन सोमनाथ होर का ही रहा है। सफेद पर सफेद श्रृंखला के प्रिंट किसने तैयार किए मित्रों? तो सफेद पर सफेद श्रृंखला के जो प्रिंट तैयार करने का काम रहा वो सोमनाथ होर का ही रहा है। किसका रहा है? सोमनाथ होर का ही रहा है। मिथुन कलाकृति किसकी है? मिथुन कलाकृति 1976 में बनाई जाती है मित्रों और ये मिथुन कलाकृति सोमनाथ होर के ही द्वारा बनाई जाती है। चीख हो, भूख हो, मिथुन हो, ये सब सोमनाथ होर की ही रचनाएं हैं। 1985 का कुत्ता एक अद्भुत मूर्तिशिल्प है मित्रों और ये कुत्ता रचना किसने बनाया? तो ये सोमनाथ होर की अच्छी रचनाओं में शुमार है। 1985 में ये रचना को इन्होंने उकेरा है। सोमनाथ होर की अन्य कलाकृतियों की अगर बात करते हैं मित्रों तो अन्य कलाकृतियों में आप देख लेना तो फुटपाथ इनका रचना पूछा जाता है। फुटपाथ पर सोरा बच्चा जो लिनोकट माध्यम में इन्होंने लिनोकट माध्यम में 1956 में बनाया है। ग्रुप मीटिंग की बात करते हैं बुड इनग्रेविडिंग में बनाया है 1953 में। माँ और बच्चा की बात करते हैं काष्ठीय माध्यम में बनाया है 1956 में। पीठ की बात करते हैं तो काष्ठ चित्र है 1973 में बनाया गया। भूख जैसी रचना लिथियोग्राफ से 1977 में बनाया गया और चीख जैसी बढ़िया रचना कांस्य मूर्ति शिल्प में है 1985 में बनाई गई है। चीख जैसी बढ़िया रचना। तो ये सारी रचनाएं जो है वो सोमनाथ होर के द्वारा उकेरी गई हैं। बढ़िया बढ़िया कलाकृतियाँ हैं मित्रों। चिटगांव बांग्लादेश में जिनका जन्म होता है, 2006 में जिनका दुखद निधन होता है।
ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा सोमनाथ होर के लिए। आगे बढ़ेंगे, मीरा मुखर्जी को पढ़ेंगे मित्रों। मीरा मुखर्जी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो मूर्तिकार के रूप में मीरा मुखर्जी का नाम आता है। मीरा मुखर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1923 में यानी 1923 में कोलकाता में जो है इनका जन्म होता है मीरा मुखर्जी का। मीरा मुखर्जी के अभिभावक थे मित्रों तो द्विजेंद्र मोहन मुखर्जी जी। कौन? द्विजेंद्र मोहन मुखर्जी जी, और उसके साथ वीणा पाणी देवी जो है इसके अभिभावक के रूप में रहे हैं। और आगे बढ़े तो एक रचना बहुत अच्छी पूछी जाती है मित्रों, बांसुरी बजाने वाला रचना किसकी है? ये आप देख लो, पहले बांसुरी बजा रहा है। ये रचना जो बनाई गई है मीरा मुखर्जी के द्वारा बनाई गई बढ़िया रचनाओं में शुमार है। और आगे बढ़े तो कहा जाता है वर्ष 1941 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में आरंभिक कला की शिक्षा प्राप्त की। तो मित्रों अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में आरंभिक कला शिक्षा मीरा मुखर्जी ने प्राप्त की है। 1941 के आसपास जो है इन्होंने अवनी बाबू से कला शिक्षा ग्रहण की है। 1947 में मीरा मुखर्जी ने ग्राफिक कला और मूर्ति कला में डिप्लोमा कहाँ से किया मित्रों? तो 1947 में मीरा मुखर्जी ने ग्राफिक कला और मूर्ति कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? तो ये दिल्ली पॉलिटेक्निक से जो है डिप्लोमा प्राप्त करती हैं। शांति निकेतन प्रवास के दौरान इंडोनेशियन कलाकार इनफैंडी जो राज्य में मेहमान थे उनसे कला का प्रशिक्षण किसने लिया मित्रों? तो इनफैंडी से कला का शिक्षण जो है वो मीरा मुखर्जी ने ग्रहण किया है। शांति निकेतन में वो प्रवास के दौरान रुकी थी, उस टाइम भी उन्होंने कुछ सीखा था। 1953 में मीरा मुखर्जी ने म्यूनिख जर्मनी में किसके सानिध्य में मूर्तिकला की शिक्षा प्राप्त की मित्रों? तो किसके सानिध्य में इन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा ग्रहण की है? टोनी स्टेडल और हेनरी क्रिश्चनर के जो है निर्देशन में इन्होंने कला शिक्षा ग्रहण की है 1953 में। आगे बढ़ते हैं तो किसने बस्तर यानी छत्तीसगढ़ की जनजातीय कलाकारों में डोकरा कास्टिंग से प्रशिक्षण प्राप्त किया था मित्रों? तो किसने बस्तर में जनजातीय कलाकारों से डोकरा कास्टिंग जो है सीखा है? तो डोकरा कास्टिंग का शिक्षण जो है वो मीरा मुखर्जी ने ही ग्रहण किया है वहां के जनजातियों से। डोकरा कास्टिंग क्या होता है मित्रों? अलौह धातु को ढालने और उसके साथ लास्ट वैक्स तकनीकी के द्वारा हम जो डाटा मेंटेन करते हैं वो होता है। डोकरा तकनीकी कितने वर्ष पुरानी है? तो बताया जाता है डोकरा जो है मित्रों ये डोकरा तकनीकी 4000 वर्ष पुरानी है। कितनी? 4000 वर्ष पुरानी है। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है मित्रों सबसे आरंभिक ज्ञात डोकरा कास्ट वैक्स तकनीकी में निर्मित कलाकृति है मित्रों तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त जो कांसे की नर्तकी वाली मूर्ति है वो आपकी डोकरा कास्टिंग की वैक्स तकनीकी में सबसे पुरानी निर्मित जो है रचना बताई जाती है। तो ये आरंभिक ज्ञात है डोकरा कास्ट की वैक्स तकनीकी वाली मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी। तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी वाली जो रचना है मित्रों ये सबसे पुरानी बताई जाती है, सबसे आरंभिक बताई जाती है जो लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। और आगे बढ़े तो कहा जाता है डोकरा कला किस क्षेत्र की है मित्रों? जब डोकरा कला के क्षेत्र की बात आती है तो वो जो राज्य बनता है वो राज्य का नाम होता है छत्तीसगढ़ और जो बेल्ट बनता है वो बेल्ट आपका बस्तर होता है। तो बस्तर छत्तीसगढ़ इसके लिए राइट आंसर बनता है। डोकरा कला को और किस नाम से जाना जाता है मित्रों? तो डोकरा कला को हम लोग घड़वा कला के नाम से भी जानते हैं। घड़वा कला या डोकरा कला। बात एक ही है। मीरा मुखर्जी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? पद्मश्री इन्हें कब दिया गया? 1992 में दिया गया मित्रों। तो 1992 में मीरा मुखर्जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मीरा मुखर्जी की अगर बात करते हैं बढ़िया बढ़िया मूर्तियां कौन कौन सी बनाई तो जैसे कलिंगा में अशोका 1972 में इन्होंने बनाई थी कलिंग में अशोक। उसके साथ मिनी बस जैसी रचना 1989 में बनाई है इन्होंने। दुर्गा जैसी बढ़िया रचना 1997 में बनाई है। सृष्टि जैसी रचना 1970 में बनाई है। माँ और बच्चा जैसी रचना 1971 में बनाई है। और अर्थ टू हेवन की अगर बात होती है तो 1978 में जो है मीरा मुखर्जी ने यह रचना भी ढाली है। मीरा मुखर्जी की बढ़िया रचनाओं में बांसुरी बजाने वाला बढ़िया फेमस रचना होता है मित्रों तो उसे भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ें। मीरा मुखर्जी आप ये तो जानते हैं निधन कब होता है? दुखद निधन की अगर बात करते हैं तो मीरा मुखर्जी का जो दुखद निधन है मित्रों वो कब होता है? तो मीरा मुखर्जी 1998 में 98 तो 1998 में इनका दुखद निधन हो जाता है। आगे बढ़े महेंद्र पांड्या के बारे में पढ़ेंगे। 1926 में इनका जन्म होता है। महेंद्र पांड्या ने मूर्तिकला का अध्ययन कहां से किया मित्रों? तो एमएस विश्वविद्यालय वडोदरा से मूर्तिकला में अध्ययन ग्रहण करते हैं। एक रचना इनकी बहुत बढ़िया है पर्यावरण रचना हम दिखाते हैं, आप बताना ये पर्यावरण का दृश्य है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है। पर्यावरण की रचना है, किसने बनाई? तो ये पर्यावरण वाली रचना महेंद्र पांड्या के द्वारा बनाई जाती है। मित्रों महेंद्र पांड्या किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो इनकी जो प्रसिद्धि है वो मूर्तिकार के रूप में ज्यादा है। महेंद्र पांड्या माध्यम के रूप में किस का चुनाव करते हैं मित्रों? तो ये जो मीडियम बनाते हैं वो संगमरमर और लकड़ी पर ज्यादा काम करते हैं। तो संगमरमर और लकड़ी पर ज्यादा रचनाएं किसने बनाई? तो महेंद्र पांड्या का नाम आप लगाइएगा। इनका जो प्रिय धरातल होता है वो क्या होता है? संगमरमर और लकड़ी होता है। और आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है महेंद्र पांड्या ने किस विदेशी मूर्तिकार से प्रभावित होकर के अवाच्य प्रतिमाओं का निर्माण किया? अवाच्य प्रतिमाओं की अगर बात आती है तो रोडिन से प्रभावित होकर के अवाच्य प्रतिमाएं भी बनाए हैं।
और लकड़ी और संगमरमर से बनी बालकनी मूर्ति शिल्प की श्रृंखला किसकी है मित्रों? तो लकड़ी और संगमरमर से बनी जो बालकनी वाली मूर्ति श्रृंखला है वो भी महेंद्र पांड्या के द्वारा ही उकेरी गई रचना है। वही महेंद्र पांड्या जो बहुत अच्छे मूर्तिकार के रूप में नाम राम गोपाल विजयवर्गीय का है। 1905 से 2003 तक का इनका समय काल रहा है। राम गोपाल विजयवर्गीय का जो जन्म है पूछा जाएगा तो 1905 में बालरे जिला राजस्थान। विजयवर्गीय शब्द आए तो समझ लेना कि वो राजस्थान के आसपास का संबंध है। राम गोपाल विजयवर्गीय खास करके आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं तो 1905 का सन लगाइएगा। 1905 के सन से याद आना चाहिए आपको कि अवनी बाबू ने एक रचना बनाई थी, वो रचना फेमस हुई थी। कमेंट बॉक्स में आप लोग छापो, हम देखना चाहेंगे। 1905 की रचना अवनी बाबू की बंगाल शैली के प्रणेता की रचना है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट में दिया गया, कह रहा है राम गोपाल विजयवर्गीय के पिता क्या नाम था? ठाकुर कामादर व्यापारिक। ठाकुर कामादार व्यापारिक जो है इनके पिताजी रहे हैं। आगे बढ़ा जाए तो राम गोपाल विजयवर्गीय किस कला विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करते हैं? अब शिक्षा आप जानते हैं कि पूछा ही जाता है कहाँ पे, तो राजस्थान में जन्म हुआ तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से ये शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। और आगे बढ़ा जाए तो गोपाल जो है राम गोपाल विजयवर्गीय के जो गुरु रहे हैं उनका नाम क्या रहा है? तो कला गुरु का नाम शैलेंद्रनाथ डे होता है। शैलेंद्रनाथ डे की अगर बात करते हैं उनके कला गुरु कौन है, तो आप जानते हैं कि उनके कला गुरु कौन होते हैं? अवनी बाबू होते हैं। और आगे बढ़ोगे मित्रों तो आगे कहा जाता है राम गोपाल विजयवर्गीय किस कला विद्यालय में अध्यापक थे? क्या कहा जा रहा है? राम गोपाल विजयवर्गीय किस कला विद्यालय में अध्यापक रहे हैं? अच्छा, आपसे कला विद्यालय के बारे में पूछ रहा है और कह रहा है कौन से सन में रहे मित्रों? तो राम गोपाल विजयवर्गीय 1958 में कला विद्यालय में अध्यापक रहे हैं और ये राजस्थान में ही अपना ज़्यादा काम किए हैं, याद रखना है। राम गोपाल विजयवर्गीय ललित कला अकेदमी राजस्थान द्वारा का पुरस्कार प्राप्त करते हैं, तो स्कूल ऑफ आर्ट्स का पुरस्कार मिलता है। तो स्कूल ऑफ आर्ट्स का इन्हें जो है पुरस्कार मिल चुका है। राम गोपाल को कलाविद की उपाधि कब दिया गया? तो 1970 में इन्हें कलाविद से नवाजा जाता है। राम गोपाल को भारत के राष्ट्रपति यानी जैल सिंह के द्वारा पद्मश्री चौथा महत्वपूर्ण सम्मान है कब दिया जाता है? तो 1984 में ही दिया जाता है। राम गोपाल विजयवर्गीय किस युग के कवि रहे मित्रों? तो ये छायावादी युग के कवि के रूप में भी क्या है, पहचान बनाए हुए हैं अपनी। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है राम गोपाल विजयवर्गीय किस चित्रण के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो राम गोपाल विजयवर्गीय जो रचना बनाते हैं उसमें व्यक्ति चित्रण ज़्यादा फेमस है, तो व्यक्ति चित्र के लिए ये प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। राम गोपाल ने किस ग्रंथ की चित्र श्रृंखला बनाया मित्रों? तो कौन सा ग्रंथ है जिसका चित्र श्रृंखला ये बनाते हैं? नाम अभिज्ञान शकुंतलम का होता है और उसके साथ रामायण का होता है। वैसे तो हरिजन महिला भी इनकी रचना है। शोभा का संगीत बहुत अच्छी रचना है। बाजार की ओर रचना है। रिक्शा चालक रचना है। पूछा जाता है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि अभिज्ञान शकुंतलम और रामायण पे भी चित्र श्रृंखला इन्होंने तैयार की है। आगे कहा जाता है राग रागनियाँ और उमर खय्यम का चित्र श्रृंखला किसने बनाया था? तो राग रागनी और उमर खय्यम की जो चित्र श्रृंखला बनती है वो राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा ही बनाई जाती है, याद रखना है। राम गोपाल विजयवर्गीय की द्वारा ही राग रागनी और उमर खय्यम पे जो है रचना बनाई जाती है। कुछ खास चित्र हैं उनको याद रखना है। काव्य श्रृंगार की बात हो, माँ और बच्चा की बात हो, बाजार की ओर की बात हो, रिक्शा चालक की बात हो, ताड़ू का वध की बात हो, कृष्ण गोपियों के साथ हैं, श्रमिक है, तांगा वाला है, नाग पूजा है, ये सब रचनाएं अगर पूछी जाती हैं तो आपको विजयवर्गीय का नाम प्रमुखता के साथ लगाना पड़ेगा। नाग पूजा की बात है, तांगा वाला की बात है, गाँव की कुआं है, इंद्रजीत विजय है, सुबह की संगीत है, पनघट की ओर है, 13 ताली नृत्य है, हरिजन महिला है, सर्दी के दिन है, पार्वती तपस्या है, सीता हरण है, बस स्टैंड है, कृषक कन्या है। तो ये सारे चित्र आपके राजस्थान के कलाकार राम गोपाल विजयवर्गीय के हैं। वही राम गोपाल विजयवर्गीय जो शैलेंद्रनाथ डे के चेले हैं। बात अगर समझ में आती हो तो आगे बढ़ा जाए। उम्मीद में है कि समझ में आया होगा। आपसे रचना पूछ सकता है हरिजन महिला किसकी रचना है या नाग पूजा किसकी रचना है, या हो सकता है काव्य श्रृंगार के बारे में, माँ और बच्चा के बारे में पूछ ले। वैसे माँ और बच्चा यामिनी रंजन राय का ज़्यादा फेमस है, हालांकि इन्होंने भी बनाया है। आगे बढ़ते हैं, यामिनी रंजन राय को पढ़ते हैं। यामिनी रंजन राय की अगर बात होती है 1887 से 1972 तक इनका कार्यकाल रहा है। यामिनी रंजन राय का जन्म पूछा जाता है कहाँ पे हुआ, तो बांकुरा में हुआ। बांकुरा कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। कब होता है? 1887 के सन में इनका जन्म होता है बांकुरा, बंगाल में।
यामिनी रंजन राय के पिता का नाम था तो राम रंजन राय इनके फादर रहे हैं, राम रंजन राय, याद रखना। राम रंजन राय किसके फादर हैं? तो यामिनी रंजन राय के फादर हैं। और आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है मित्रों, यामिनी राय को भारत का राष्ट्रवादी कलाकार किसने कहा था? यामिनी रंजन राय को भारत का राष्ट्रवादी कलाकार किसने कहा था? नाम महात्मा गांधी का है। भारतीय कला का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो भारतीय कला का जो पैगंबर है वो यामिनी रंजन राय को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यामिनी रंजन राय को ही कहा जाता है। और आगे बढ़ो, ब्रिटिश सरकार में यामिनी राय को किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है? तो इन्हें फाइनली राय साहब की उपाधि दी जाती है। कौन सी उपाधि? राय साहब की उपाधि। तो ब्रिटिश सरकार ने यामिनी रंजन राय को कौन सी उपाधि दी? राय साहब की उपाधि दी है। आगे बढ़ो, यामिनी रंजन राय ने पूछा गया कि कला की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? कला की स्टार्टिंग वाली जो शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन है, वो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स से फाइनली ग्रहण किए हैं। तो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स का नाम आप यहाँ याद रखिएगा। और आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है यामिनी राय के चित्रों का मूल विषय क्या था मित्रों? तो कालीघाट के लोक कला से संबंधित इनके चित्रों का मेन विषय रहा है। और आगे बढ़ते हैं तो आगे कहा जाता है यामिनी राय की तुलना किस यूरोपीय चित्रकार से किया गया है? तो यामिनी राय की जो तुलना है वो कौन सी यूरोपीय चित्रकार से किया गया मित्रों? नाम हेनरी मॉतिस का है। किससे किया गया? हेनरी मॉतिस से किया गया। भारत का पिकासो किस चित्रकार को कहा जाता है? तो भारत का पिकासो की उपमा जो मिली है वो भी यामिनी रंजन राय को मिली है, बात याद रखना है। यामिनी रंजन राय ACA गैलरी न्यूयॉर्क में प्रदर्शनी कब लगाते हैं? तो ACA गैलरी में न्यूयॉर्क में जो प्रदर्शनी लगाते हैं ये 1950 के आसपास लगाते हैं। कब लगाते हैं? 1950 के आसपास लगाते हैं। आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है यामिनी रंजन राय शिल्प चक्र की स्थापना कब करते हैं? 1949 में होता है। ईसा मसीह के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाया था? नाम यामिनी रंजन राय का ही है। और आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है बंगाल के किस कलाकार को, क्या कहा जा रहा है? बंगाल के किस कलाकार को शुद्ध भारतीय कलाकार कहा जाता है? तो बंगाल का कौन सा कलाकार है जिसे शुद्ध भारतीय कलाकार कहते हैं? वो कलाकार आपके यामिनी रंजन राय ही है। कौन है? यामिनी रंजन राय। यामिनी रंजन राय ने कलकत्ता लोक कला को क्या नाम दिया था या क्या नाम रखा था? तो कलकत्ता की लोक कला को नव बंगाल शैली कहते थे। क्या कहते थे? नव बंगाल शैली कहते थे। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे क्या कहा जाता है? यामिनी राय ने सर्वाधिक चित्रों का निर्माण किस माध्यम में किया है? तो मैक्सिमम चित्रों के जो बनाने की बात आती है वो मीडियम आपकी टेम्परा विधि होती है। तो ये भी बात आपको याद रखनी होगी, वो टेम्परा विधि में ज़्यादा काम किए। और आगे बढ़ते हैं तो यामिनी राय के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव मैक्सिमम रहा है मित्रों? ज़्यादा रहा है। तो उसको हम जैन शैली के नाम से पुकारते हैं। कौन सी शैली? जैन शैली। यामिनी राय ने एकल कला प्रदर्शनी कहाँ कहाँ आयोजित की थी? तो नाम कोलकाता का है, लंदन का है और न्यूयॉर्क का है। तो न्यूयॉर्क, कोलकाता और लंदन फाइनली यामिनी रंजन राय की एकल प्रदर्शनियाँ आयोजित होती हैं। और आगे बढ़ते हैं, यामिनी राय को 1955 में भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। स्मरणीय बिंदु की अगर बात करते हैं तो यामिनी रंजन राय का जो चित्र है वो कहाँ कहाँ संग्रहालय में है? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में भी रखा है, इंडियन संग्रहालय कोलकाता में भी रखा है, चित्कुस आर्ट गैलरी कोलकाता में रखा है। नाम याद रखना है चित्कुस आर्ट गैलरी का। न्यूयॉर्क संग्रहालय अमेरिका में भी आपको यामिनी रंजन राय के चित्रों का संग्रह देखने को मिल जाता है। यामिनी रंजन राय के कुछ स्मरणीय बिंदुओं में अगर बात करते हैं मित्रों तो कुछ खास जो है चित्र हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, आपसे घूम घुमा के पूछे जाते हैं। जैसे रथ यात्रा की बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। रथ यात्रा की बात है, पूजा रथ स्त्री की बात है, माँ और शिशु ये ज़्यादा पूछा जाता है। तुलसी पूजन की बात है, ईशा का सूली पे चढ़ना है, या फिर सीता की अग्नि परीक्षा वाली रचना है, या गाँव के किसान है, संथाल स्त्री है, श्रृंगार है, संथाल मल्लाह है, सोसाइटी है और कृष्ण व बलराम रचना इनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। तो इन्हें आपको याद रखने की ज़रूरत है, चाहे रथ यात्रा पूछता, चाहे आपसे ईशा का सूली पे चढ़ाना पूछता, चाहे वो श्रृंगार स्त्री के बारे में पूछता, चाहे वो संथाल स्त्री के बारे में पूछता, गाँव के किसान के बारे में पूछता, या फिर आपसे क्या पूछ लेता? माँ और शिशु या माँ और बच्चा। जार्ज किट का दिया गया। जार्ज किट का जो जन्म है मित्रों ये 1901 में श्रीलंका के कैंडी में हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा जार्ज किट का जन्म कहाँ हुआ? आपको कहना पड़ेगा भारत के जो नीचे वाले हिस्से में ये वाला भाग लटका हुआ है ये आपका श्रीलंका है और यहाँ पे हुआ। जार्ज किट के पिता जो है वो भारतीय मूल के और माता जो है वो डच परिवार की थी। किससे थी?
माताजी डच परिवार से थी और जो उनके पिताजी थे वो भारतीय मूल से रहे। जाजकीट के जन्म से सिंघली किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय रहे। तो संस्कृति कैसी रही इनकी? भारतीय रही है। जन्म से कैसे रहे हैं? सिंघली रहे। और आगे बढ़ा जाए तो कहा जाता है उच्च शिक्षा के लिए जाजकीट ने कैंडी के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु कला में विशेष रुचि के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। तो उनका कला में ज़्यादा रुचि था, तो उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में जो प्रवेश लिया था वो अपना छोड़ छाड़ के आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ा जाए तो कहा जाता है 1926 में जाजकीट ने चित्रकला के प्रति समर्पित होने लगे। कब? 1926 में। कौन? जाजकीट चित्रकला के प्रति समर्पित रहने लगे और जाजकीट आए हिंदू, बौद्ध और उसके साथ कला साहित्य को गंभीरता से पढ़ने का काम किया, यानी अध्ययन किया। तो हिंदू बौद्ध धर्म के साथ साथ कला और साहित्य को भी बढ़िया से समझने का प्रयास किया है। जाजकीट की कला में भारत, यूरोप, श्रीलंका के कलामय शैलियों का विशिष्ट सम्मिश्रण देखने को मिलता है। तो भारत की कला है, यूरोप की कला है, श्रीलंका की कला है, इन सभी पे वो अपना काम अच्छे से करते रहे। और आगे बढ़ा जाए तो कहा जाता है 1928 ईस्वी में जाजकीट को सिलोन आर्ट क्लब का सदस्य मनोनीत किया गया। किसका सदस्य? सिलोन आर्ट क्लब का। कब? 1928 में। और आगे बढ़ोगे मित्रों तो आगे कहा जाता है जाजकीट ने, किसने? जाजकीट ने कृष्ण व गोपियाँ, इसके साथ दृश्य चित्र और श्रीलंका के जनजीवन पे चित्रण का कार्य खूब अच्छे ढंग से किया है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा श्रीलंका के जनजीवन पे आधारित चित्र रचनाएं कौन बनाता है? नाम दिया जाएगा, रविशंकर रावल हैं। बहुत सारे नाम दे देंगे, उसमें से जाजकीट नाम रहेगा, आंसर वही लगाना पड़ेगा। कृष्ण गोपियों के साथ हैं, ये दृश्य रचना भी बहुत बढ़िया से जाजकीट ने उकेरा है। और आगे चलते हैं तो आगे कहा जाता है जाजकीट के बनाए इन चित्रों पर सेंजा, पाल गॉर्गिन और पिकासो का प्रभाव आपको देखने को मिल जाता है। तो जाजकीट की रचनाओं पर किनके चित्रों का प्रभाव देखने को मिलता है? सेंजा, पॉल गॉर्गिन और पिकासो का प्रभाव देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ें तो जाजकीट ने बौद्ध भिक्षुओं के जीवन का चित्रण भी बढ़िया से किया है। किनका? बौद्ध भिक्षुओं के जीवन का चित्रण बहुत अच्छे ढंग से किया है। जाजकीट ने अमूर्तता चित्रों में रेखाओं का जो है आधिक्य है और आपके इस समय के चित्रों में संश्लेषणात्मक घनवाद का प्रभाव भी देखने को मिलता है। एक बार हमने 10 के डोज में या 90 टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस करवाया था और जाजकीट जब हमने आंसर्स लगाया था घनवाद के लिए तो बहुत सारे लोग वहाँ पे टेंशन में आए थे, काहे लगा दिए। पढ़ो, समझ में आएगा। संश्लेषणात्मक घनवाद के लिए जाजकीट का नाम आता है। इनकी रेखाएं जो है अमूर्तता चित्रों के लिए ज़्यादा जानी जाती हैं। और आगे बढ़ोगे, आगे कहा जाता है जाजकीट। कौन? जाजकीट द्वारा बनाए गए स्थिर जीवन के चित्र पिकासो से मिलते जुलते हैं। तो जो स्थिर जीवन के चित्र बनाए हैं वो पिकासो से ज़्यादा मेल खाते हैं। जबकि 1936 में जाजकीट ने हिंदू पौराणिक आख्यानों के साथ साथ काव्य के आधार पर चित्रण प्रारंभ किया और इसमें जयदेव कृति गीत गोविंद की आधारित जो है राधा कृष्ण की प्रणय लीलाओं को विषय मान करके इस पे काम किया। तो किस पे चित्रण किया मित्रों? आप जानते हैं जयदेव की गीत गोविंद है, उस पे इन्होंने चित्रण का कार्य किया और राधा कृष्ण की प्रणय लीलाओं को ज़्यादा मात्रा में दर्शाने का काम जाजकीट ने किया। और आगे बढ़ा जाए तो और आगे जाजकीट के बारे में क्या कहा जाता है? जाजकीट के बारे में कहा गया कि जाजकीट की वर्षा विहार सर्वश्रेष्ठ कृति है। पूछा जाएगा जाजकीट की सबसे अच्छी रचना कौन सी है, सबसे बढ़िया चित्र कौन सा है? तो वर्षा विहार आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट जो दिया जाता है कह रहा है सन 1939 ईस्वी के लगभग जाजकीट ने कोलंबो के गौतमी विहार में गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र अंकित किए, जो तैलीय माध्यम में आपकी कला के सबसे बढ़िया वाले उपकरण बताए जाते हैं, सबसे बढ़िया वाले उदाहरण माने जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे जाजकीट ने? कोलंबो में। कोलंबो में कहाँ पे? गौतमी विहार में। किसके? गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र को बढ़िया से उकेरा। किसमें? आपकी कला शैली में सबसे बढ़िया से बनाया है और वो रचना आपकी सबसे अच्छी बताई जाती है। 1943 में श्रीलंका के ग्रुप 43 की स्थापना हुई, जिसमें जाजकीट जो है इसके संस्थापक सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। जाजकीट के जीवन में चित्र की प्रेरणा जो है वो हिंदू और बौद्ध कथाएं ही रही हैं, क्योंकि ये हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो इनके जीवन में हिंदू और बौद्ध ये दोनों कथाएं ज़्यादा प्रेरणादायक रही हैं। जाजकीट ने जातक कथाओं में नायिका, रागरागनी, कृष्णलीला, श्रीलंका के जनजीवन और प्रकृति के साथ संबंधित चित्रों को अंकन किया है। जाजकीट के गीत गोविंद के चित्र जो है विशेष प्रसिद्ध हो जाते हैं। जाजकीट की कला पर सेजान, गॉर्गिन, पिकासो के साथ साथ अजंता, सिगरिया, चोलकालीन कांस्य प्रतिमा और कैंडी के लोक कला, दक्षिणी भित्ति चित्रशैली के साथ साथ रविन्द्रनाथ ठाकुर का प्रभाव देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है जाजकीट ने सेजान से वस्तुओं के ढांचे को समझा है।
तो सेजान से क्या समझा? वस्तुओं के ढांचे को समझाया किसने? जाजकीट ने। गार्गिन से उन्होंने रंग के एकेंद्रीय अनुभूति ली है। तो रंग के एकेंद्रीय अनुभूति को किससे सीखा है उन्होंने? वो फाइनली गार्गिन से सीखे हैं जाजकीट। और अजंता तथा सिगरिया से रेखा का शास्त्रीय माधुर्य भी सीखा है। किससे? अजंता और उसके साथ सिगरिया से। दक्षिण भारत की कांस्य प्रतिमाओं से लय तथा गतिमय ओज का अनुभव प्राप्त करने का काम भी इनका रहा है जाजकीट का। और लोक कला से स्पष्ट अभिव्यक्ति की पद्धति भी इन्होंने अपनाई है। रविंद्रनाथ ठाकुर से सहजता का गुण भी इन्होंने प्राप्त किया है। तो बाबा रविंद्रनाथ ठाकुर से भी इन्होंने सीखा। क्या सीखा भाई? सहजता का गुण फाइनली इन्होंने उनसे सीखा है। तो ये तो नाम आपके जाजकीट के साथ था, इनकी रचनाओं के बारे में था, इनके जन्म के बारे में था। अब आगे बढ़ेंगे तो जैनुल आबदीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैनुल आबदीन की अगर बात करते हैं तो जैनुल आबदीन का जन्म 1917 में बांग्लादेश में हुआ था। जैनुल आबदीन का महत्व जो है वो कला के साथ भारतीय आधुनिक कला के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वालों में रहा है। जैनुल आबदीन ने 40 वर्षों तक कला सृजन किया। कितने वर्षों तक? 40 वर्षों तक कला में काम किया है, सृजन किया है। और जैनुल आबदीन की आरंभिक कृतियों में क्या? जैनुल आबदीन की आरंभिक कृतियों में गरीब व दुखी लोगों का चित्रण मिलता है। सन 1943 में बंगाल के अकाल से आप बहुत ज़्यादा द्रवित हुए थे। जैनुल आबदीन ने रेखा चित्रों में दुष्स्वप्न जैसी इस प्राकृतिक विक्षेप को भी अभिव्यक्ति दी है। इन रेखांकनों को जैनुल आबदीन स्याही से रेखांकित करते हैं और इसमें ऊर्जापूर्ण गति और जीवंतता बताते हैं। और आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं जैसे मनपुरा आइलैंड 1970, इनका कुंडलित चित्र है मित्रों। किसका? जैनुल आबदीन का है। जैनुल आबदीन ने कला के लिए सिद्धांत में कभी विश्वास नहीं किया क्योंकि आपने संवेदनशील कला को दैनिक जीवन से संबंधित माना है। संवेदनशील कला को दैनिक जीवन से संबंधित कौन माना? जैनुल आबदीन ने माना। और आगे बढ़ें तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है? सन 1947 में जैनुल आबदीन कोलकाता से बांग्लादेश, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान जो है, पूर्वी पाकिस्तान है, वहाँ चले जाते हैं। तो कोलकाता से बांग्लादेश से जाके रहना स्टार्ट कर देते हैं। जन्म तो आप जानते ही बांग्लादेश में ही हुआ था। तो जैनुल आबदीन से संबंधित ये कुछ खास डाटाएं थी। वैसे तो डाटा बहुत सारे हैं, कलाकार भी बहुत सारे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, मुकुलचंद डे के बारे में पढ़ेंगे। मुकुलचंद डे की अगर बात करते हैं, एक रचना बहुत अच्छी है। आप देखेंगे चंद्र ग्रहण में गंगा स्नान। तो चंद्र ग्रहण में गंगा स्नान इस टाइम ये वाली रचना है, आप देख सकते हैं। ये चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, गंगा के किनारे 2 युवतियाँ स्नान कर रही हैं। 2 युवतियाँ हैं, अरे भाई 3 युवती, 1 युवती, 2 युवती, 3 युवती, तो ये स्नान कर रही हैं गंगा में। मुकुलचंद डे का ये रचना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में देख सकते हैं। कागज़ पर प्रिंट है मित्रों, तो बढ़िया से रचना आपको देखने को मिल जाएगी। मुकुलचंद डे का जन्म जो है ये 1895 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश में ही हुआ था। और आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है मुकुलचंद डे की सृजन प्रतिभा जो है वो किससे रही है? सृजन प्रतिभा जो है वो महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर और कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में विकसित हुई है। तो मुकुलचंद डे की जो कला प्रतिभा है वो किसके अंडर में हुई? रविंद्र बाबा और अवनी बाबू के निर्देशन में काम हुआ है, उनके सानिध्य में विकसित हुई है इनकी कला प्रतिभा। आगे बढ़ते हैं। मुकुलचंद डे ने शांति निकेतन के अतिरिक्त जापान, अमेरिका, लंदन में कला का अध्ययन भी किया है। तो जापान, अमेरिका, लंदन में कला शिक्षा सीखने के लिए मुकुलचंद डे गए हैं, वहाँ की भी कला शिक्षा सीखें। आगे बात करते हैं, कहा जाता है अमेरिका जो है प्रवास के दौरान मुकुलचंद डे ने छापा चित्रण की अमलांकन तकनीकी से विशेष प्रभावित हुए और ड्राई पॉइंट्स में विशेषता प्राप्त कर ली। तो आपसे पूछा जाता है ड्राई पॉइंट्स का चित्रकार कौन है? मुकुलचंद डे। आंसर्स लगाना पड़ता है, वही मुकुलचंद डे जिनका जन्म जो है लगभग 1895 के आसपास बांग्लादेश में होता है। और आगे बढ़ते हैं तो आगे इनके बारे में और क्या कहा जा रहा है? मुकुलचंद डे ने शिकागो सोसाइटी ऑफ एचिंग आर्टिस्ट के सदस्य के रूप में भी चयनित हो चुके हैं। और भारतीय कला परंपरा में अमलांकन पूर्णतया नवीन विधा रही है। जब ये काम करते थे तो एकदम नई विधा थी, अमलांकन उस पर काम करते थे। मुकुलचंद डे ने इस दिशा में बहुत ज़्यादा कार्य किया मित्रों, बहुत ज़्यादा नाम कमाया। मुकुलचंद डे अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट, 1944 ईस्वी में मुकुलचंद डे ने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता के प्राचार्य पद से कार्यमुक्त हुए। तो कहाँ पे एज अ प्राचार्य के रूप में कार्य किए? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में एज अ प्राचार्य के रूप में कार्य किए। 44 में ये वहाँ से पदमुक्त हुए। और आगे बढ़ते हैं तो आगे कहा जाता है सन 1927 ईस्वी में 1927 में मुकुलचंद डे को बर्किंघम पैलेस में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा जुबली मेडल के साथ
कोरोनेशन मेडल से भी सम्मानित किया गया। कब? 1927 में। कौन करता है मित्रों? बर्किंघम पैलेस में किंग जॉर्ज पंचम करते हैं सम्मानित। बड़ी बात होती है, सम्मान मिलता है मित्रों तो भारत का नाम भी होता है और उसके साथ जो चित्रकार हैं उनका तो नाम होता ही है। मुकुलचंद डे एकल व सामूहिक प्रदर्शनी नागपुर में, वाराणसी में, कोलकाता में, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट्स में, इन सभी जगहों पे लगा चुके हैं। ये अच्छी बात है। विदेशों में मुकुलचंद डे की प्रदर्शनियां लंदन में लगी हैं, पेरिस में लगी हैं, हॉलैंड में लगी हैं, टोक्यो में लगी हैं, लिवरपूल में लगी हैं। तो इन सारे स्थानों पर जो है मुकुलचंद डे की प्रदर्शनियाँ आयोजित हो चुकी हैं। तो ये कुछ खास तथ्य जो है मुकुलचंद डे के बारे में थे। अब आगे बढ़ेंगे और शारदा चरण उकील के बारे में पढ़ेंगे। शारदा चरण उकील, एक रचना दिखाते हैं शारदा चरण उकील की, बहुत पूछा जाता है। घोड़े के साथ महिला, रचना देखो पहले। घोड़े के साथ महिला मित्रों, ये आपको नीचे घोड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये वाला हिस्सा, और ये ऊपर घोड़े के साथ महिला बैठी हुई है। तो वह वाला दृश्य है घोड़े के साथ महिला वाला। किसकी रचना है मित्रों? ये आपके शारदा चरण उकील के द्वारा बनाई गई रचना है। 1921 की ये रचना है। कागज पे वास और टेम्परा माध्यम में बनाई गई है। आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय याद रखिएगा। बात करते हैं आपके शारदा चरण उकील की। तो शारदा चरण उकील मित्रों अगर पूछा जाए तो 1888 ईस्वी में शारदा चरण उकील का जन्म ढाका बांग्लादेश में होता है। ढाका शब्द कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। ढाका बांग्लादेश की राजधानी भी। आगे कहा जाता है शारदा चरण उकील की कला शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ से हुई है? कोलकाता से हुई है। इनके गुरुजी कौन रहे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी इनके कलागुरु रहे। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। शारदा चरण उकील के कलागुरु कौन है? तो अवनी बाबू का नाम प्रमुखता से साथ आपको लगाना पड़ जाता है। आगे चला जाएगा मित्रों। आगे कहा जाता है क्या? आगे कहा जाता है कला शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात शारदा चरण उकील दिल्ली चले गए और बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार दिल्ली में उन्होंने किया। सन 1926 में शारदा चरण उकील ने दिल्ली में शारदा उकील ऑफ आर्ट्स की स्थापना भी कर दी। कहाँ पे? दिल्ली में। कौन स्कूल? शारदा उकील ऑफ आर्ट्स की स्थापना कर दी। कब? 1926 में की। बाल्यकाल से आप भगवान बुद्ध के जीवन से प्रभावित रहे हैं। कौन? शारदा चरण उकील। बुद्ध के जीवन पर आपने चित्र श्रृंखलाएं भी तैयार की हैं। उसके साथ साथ शारदा चरण उकील जो है वो चित्रशाला में बौद्ध विहार जैसे प्रतीत होते भी हैं। तो चित्रशाला में कैसे बौद्ध विहारों जैसा प्रतीत होता है। उनकी रचनाएं खूब ज़्यादा बुद्ध पे आधारित रही हैं। शारदा चरण उकील की कला में ठाकुर शैली के अतिरिक्त मुगलिया तथा ईरानी शैलियों का भी छाप देखने को मिल जाता है। तो ठाकुर शैली तो है ही, उसके साथ मुगलिया और ईरानी शैली का भी छाप देखने को मिलता है शारदा चरण उकील की रचनाओं में। तुलिका के साथ साथ शारदा चरण उकील ने लेखनी भी उठाई और दिल्ली में रूपलेखा नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। लेखनी भी उठाई और रूपलेखा नामक पत्रिका का प्रकाशन भी उन्होंने किया है। रूपलेखा पत्रिका अब ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित होती है। ये बात याद रखिएगा। और आगे बात करते हैं तो शारदा चरण उकील के भाई हैं वारदा चरण उकील, इस सोसाइटी के जो है व्यवस्थापक और पत्रिका के संपादक बन जाते हैं। और शारदा चरण उकील के प्रमुख चित्रों में अगर बात करते हैं तो बुद्ध श्रृंखला, क्योंकि ये बुद्ध से ज़्यादा प्रभावित थे तो बुद्ध श्रृंखला बनाई, राधा कृष्ण रचना बनाई, वंशीवादक गोपाल बनाए, उसके साथ ईद का चांद वाली रचना भी किसकी है? शारदा चरण उकील की ही रचना है। नाम लिखा हुआ है। फुल फॉर्म पूछा जाता है। अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल होता है। जन्म 1861 में इंग्लैंड में इनका हुआ था। अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल एक प्रभावशाली अंग्रेज कला प्रशासक, कला इतिहासकार, भारतीय कला और वास्तुकला से संबंधित पुस्तक और लेखक के साथ कला समीक्षक भी थे। अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल 1884 ईस्वी से एक दशक तक जो है वो मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स के अधीक्षक पद पे रहे हैं। यानी ईवी हैवेल ज़्यादा दिनों तक मद्रास स्कूल में अपनी सेवाएं दी हैं। आगे बढ़ा जाएगा तो सन 1896 ईस्वी आएगा। 1896 ईस्वी में हैवेल गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता के अधीक्षक नियुक्त होते हैं। यहीं पर हैवेल ने सन 1905 ईस्वी तक अपनी सेवाएं प्रदान की है। हैवेल का विचार था कि यूरोपीय कला तो केवल सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान कराती है, पर भारतीय कला जो है वो सर्वव्यापी है, अमर है और अपार भी है। तो आप अगर यूरोपीय कला देखोगे केवल सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान करा देगी, लेकिन जो भारतीय कला है वो सर्वव्यापी है, सभी जगह विद्यमान है, अमर है और अपार भी है, बहुत ज़्यादा है। तो इस पर उन्होंने काम किया। अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल ने अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ मिल करके भारतीय प्रतिमान पर आधारित कला और कला शिक्षा को जो है पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया। यानी ईवी हैवेल और अवनी बाबू दोनों मिल करके काम किए, तब भारतीय प्रतिमान पर आधारित कला को ये जो है पुनर्जागृत कर पाए।
हैबल के प्रयास के परिणाम स्वरूप बंगाल शैली की जो है वो नींव पड़ पाती है। तो मित्रों, हैबल के प्रयास से ही बंगाल स्कूल की जो है नींव पड़ती है। अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल और अवनी बाबू दोनों का सहयोग होता है। हैबल ने चित्रों की अपेक्षा समाज की कुरीति, अंधविश्वास और कुंठाओं पर आघात करने हेतु कार्टून ज़्यादा प्रभावोत्पादक रहे। मित्रों, तो इन्होंने जो कुरीति है, अंधविश्वास है और कुंठाओं पे आघात करने वाले कार्टून जो है वो बढ़िया से बनाए। तो हैबल के चित्रों में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। चित्रों की अपेक्षा हैबल यानी अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल के कार्टून अवश्य ही मौलिक और प्रभाववादी भी हैं। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल का संपूर्ण व्यक्तित्व जो है वो झलकता है और यही उनकी प्रतिनिधि पुस्तक भी बताई जाती है। कौन सी? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। प्रतिनिधि का मतलब हो गया अगर वो बंदा नहीं है तो उसके जगह पे ये पुस्तक काम कर रही है, यानी उसके जगह पे पुस्तक प्रतिनिधित्व कर रही है, वो प्रतिनिधि होता है। तो इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में उन्होंने लगभग डाटा सहेजने का प्रयास किया है, हालांकि पुस्तक उन्होंने बहुत सारी लिखी। हैबल एक कुशल चित्रकार और तीक्ष्ण बुद्धि के भारतीय परंपरावादी कला के समीक्षक थे। सन 1908 ईस्वी में हैबल ने भारतीय मूर्तिकला और चित्रकला नामक ग्रंथ को भी प्रकाशित किया था। कौन सा ग्रंथ? भारतीय मूर्तिकला और चित्रकला। किसने लिखा? ईबी हैबल ने लिखा। सन कौन सा है? 1908 का है। कुछ समय बाद उनका दूसरा ग्रंथ आता है भारतीय कला के आदर्श। भारतीय कला के आदर्श भी किसके द्वारा लिखा गया मित्रों? अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। भारत में कलात्मक तथा औद्योगिक पुनर्जागरण, भारत में कलात्मक तथा औद्योगिक पुनर्जागरण का जो आधार है, ऐसे निबंधों और ग्रंथों का संग्रह 1912 में जो है विभिन्न पत्रों से प्रकाशित भी हुआ है। पवित्र नगर बनारस, भारत में आर्यों का शासन नामक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हैबल ने की, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1905 और 1918 में हुआ। पवित्र नगर बनारस 1905 में छपता है और भारत में आर्यों का शासन जो है 1918 में फाइनली छपता है। इसके रचनाकार या लेखक जो हैं वो अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल ही है। आगे बढ़ा जाए मित्रों तो ईबी हैबल की प्रमुख पुस्तकों में अगर बात करते हैं तो अच्छी पुस्तकों में भारत कला के जो है आदर्श हैं, भारतीय कला में हिमालय है, बनारस एक पावन नगरी है, भारतीय स्कल्पचर एंड पेंटिंग है। ये सारी पुस्तकें जो है अच्छी पुस्तकें हैं। किसकी? अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल की। तो इन सभी को आप अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल के साथ याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, इन्हीं के चेले आ जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। मित्रों, जब अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल बंगाल स्कूल के प्रिंसिपल पद से हटते हैं तो उसके बाद प्रिंसिपल अवनींद्रनाथ ठाकुर ही बनते हैं, क्योंकि वो उस टाइम वाइस प्रिंसिपल होते हैं बंगाल स्कूल के। अवनींद्रनाथ ठाकुर की बात करते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर नाम एक ही है मित्रों, याद रखना है। ठाकुरवाड़ी में जन्म होता है। भारत माता इनकी रचना है। स्क्रीन पे इस टाइम आपकी भारत माता रचना दिखाई देती है। 1905 में ये भारत माता चित्र बनाया गया। 1905। अभी 1905 में आपने एक पुस्तक देखी थी, पवित्र नगर बनारस। किसने लिखी थी पवित्र नगर बनारस? अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल ने लिखी थी मित्रों। पवित्र नगर बनारस जैसी बढ़िया पुस्तक किसने लिखी? अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल के द्वारा लिखी गई थी। यही है भारत माता रचना, याद रखना, बार बार पूछा जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता की रचना बनाई गई, 1905 में बनाई गई, वास पद्धति में बनाई गई। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में आप ये भारत माता रचना देख सकते हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकला आंदोलन के प्रथम बैतालिक अवनींद्रनाथ ठाकुर या टैगोर का जन्म जो है जोड़ासा को कोलकाता नामक स्थान पर 1871 में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल से 10 साल छोटे थे केवल अवनी बाबू। उनका 1861 में हुआ था, इनका 71 में हुआ था। जन्माष्टमी के दिन हुआ था। प्रारंभ में अवनींद्रनाथ टैगोर राजा रवि वर्मा के प्रशंसक थे। अवनींद्रनाथ यूरोपीय कला का जो प्रशिक्षण है इटली के चित्रकार गिलहर्डी से प्राप्त किया। ये जो राजा रवि वर्मा शब्द आया, आप जानते हैं भारत के पहले तैलीय चित्रकार होते हैं। इनका जन्म 29 अप्रैल को होता है। 29 अप्रैल 1848 को इनका जन्म होता है और इनका 71 में होता है। आप जोड़ घटा सकते हैं कितना बड़ा है। तो उनके पहले प्रशंसक थे। गिलहर्डी से कला की शिक्षा थोड़ा सा सीखे। इटली के चित्रकार थे गिलहर्डी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेस्टल रंग, जल रंग, तैलीय रंग तकनीकी और अंग्रेज चित्रकार सी पामर से सीखी है।
आप यूरोपीय कला पद्धति के प्रशंसक होते हुए भी उसे आत्मसात नहीं कर पाए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की काव्यकृति चित्रांगदा, विद्यापति, चंडीदास के गीत और भारतीय पुराकथाओं को चित्रित करने का काम किया है। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रों की जो मौलिकता है उससे प्रभावित होकर के अर्नेस्ट विनफील्ड हेबल ने उनको 1898 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता का उपाचार्य बना दिया था। कब? 1898 में। किसने बनाया? ईवी हेबल ने बनाया। इस समय अभिशार्द और कृष्ण लीला पर तैयार की गई चित्र श्रृंखलाओं के साथ आपकी कला का नवीन अध्याय जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सन 1903 ईस्वी में आमंत्रित जापानी चित्रकार ओंकाकुरा कोकोजा हसीदा तथा वाई तैकॉन से प्रभावित होकर के अवनींद्रनाथ ने जापानी तत्वों का समावेश अपनी कला में किया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने निजी तकनीकी के साथ, किस तकनीकी? निजी तकनीकी के साथ जापानी वास्तु तकनीकी को संश्लेषित किया है। अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता कला विद्यालय में 1905 से 1915 तक प्राचार्य पद पर भी काम किए हैं, यानी लगभग 10 साल एज अ प्रिंसिपल के रूप में भी कार्य किए। कहाँ? कलकत्ता कला विद्यालय में। 1907 ईस्वी में आपने भगिनी निवेदिता और जान बुडराफ के साथ मिलकर के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना भी की थी। एक दृश्य आपको दिखाते हैं, शाहजहां की मृत्यु अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। ये शाहजहां की मृत्यु दृश्य पहले आप अच्छे से देख लीजिए। शाहजहां मृत्युशैया पे पड़ा हुआ है, इधर रानी बैठी हैं, ये पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं शाहजहां की मृत्यु वाला दृश्य। किसने बनाया है मित्रों? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। 1913 में बनाया गया है और ये तैल रंग पे रचना है मित्रों। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में आपको देखने को मिल जाएगा। सन 1919 ईस्वी में आर्ट सोसाइटी ने कला पत्रिका रूपम का प्रकाशन प्रारंभ किया और कलाकारों के लिए विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 में की गई थी। अवनींद्रनाथ ने सन 1895 ईस्वी तक यूरोपीय शैली में कार्य किया, किंतु बाद में पैतृक संग्रह मुगल शैली के लघु चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया, जिसका प्रभाव सन 1895 से 1900 ईस्वी के बीच जो है दिखता है। आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है राधा कृष्ण श्रृंखला में बने चित्र जो है वो यूरोपीय एवं भारतीय शैलियों के समन्वय से प्रस्तुत कर देते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र जो है शुक्लाभिसारी पूर्णतः भारतीय शैली में बना हुआ पहला चित्र होता है। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में अवनींद्रनाथ टैगोर शिनोधरी लॉर्डी के शिष्य रहे हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने महान भारतीय शैलियों एवं चित्रों को अपनी प्रेरणा का जो है आधार बनाया है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने अजंता, राजस्थानी, पहाड़ी और मुगल शैलियों के चित्रों का जो है अध्ययन किया और अध्ययन करके चित्र श्रृंखलाएं बनाई और बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र आदि चित्र श्रृंखलाएं तैयार की थी। राजस्थानी, पहाड़ी, अजंता इन सभी को देखने के बाद, जिसमें प्रमुख बुद्ध जन्म और बुद्ध और सुजाता ज़्यादा फेमस है मित्रों। आगे बढ़ा जाए तो कहा जाता है आकृति अंकन की महत्ता का दृष्टि से कवि कंकण और कृष्ण मंगल श्रृंखला विशेष उल्लेखनीय है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने सन 1905 से 1907 ईस्वी में उमर खय्यम, बिरही यक्ष और गणेश जननी जैसी चित्र श्रृंखलाओं को जो है प्रक्षालन पद्धति में चित्रित किया है मित्रों। बिरही यक्ष और गणेश जननी फेमस चित्र होता है, प्रक्षालन पद्धति में फाइनली इसे बनाया है। सन 1901 से 1905 ईस्वी के दौरान आप अवनींद्रनाथ का ऐतिहासिक जीवन, 1901 से 1905 के दौरान आप अवनींद्रनाथ का ऐतिहासिक चित्रों में बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहां के अंतिम दिन, मुगल संयोजन आदि चित्रों का जो है निर्माण किया है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में भारत माता नामक चित्र बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन से प्रभावित होकर के फाइनली ये बनाया गया था। उस टाइम बंगाल में विभाजन चल रहा था और बंगाल के रहने वाले थे, उससे प्रेरित होकर फाइनली उन्होंने बनाया था कि विभाजन न हो। अवनींद्रनाथ टैगोर कला के माध्यम से जीवन और समाज के सभी पक्षों से जुड़े रहे मित्रों। साहित्यिक, पौराणिक, धार्मिक विषयों के साथ अवनींद्रनाथ ने दृश्य चित्र, पशु चित्र, व्यक्ति चित्र, दैनिक जीवन से संबंधित चित्र भी खूब ज़्यादा बनाए। सन 1920 से 26 के दौरान जो है अवनींद्रनाथ ने पेस्टल रंगों का सशक्त प्रयोग भी किया है। सन 1941 ईस्वी में चाचा विश्वकवि रविन्द्रनाथ के महाप्रयाण का चित्रण करने के बाद अवनींद्रनाथ टैगोर ने तूलिका को त्याग दे दिया। बहुत सारे लोग जानते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर इनके चाचा जी थे, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जो जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि
रविंद्र बाबा का महाप्रयाण, जब फाइनली उनका निधन हुआ, निधन के बाद उनकी एक रचना बनाई महाप्रयाण 1941 में, और उसके बाद इन्होंने तूलिका को छोड़ दिया, यानी फिर ब्रश नहीं उठाए, रचना नहीं बनाई। ऐसा कहने का तात्पर्य है यहाँ तूलिका छोड़ने का मतलब यही हुआ मित्रों। आप जानते हैं 1861 में जो है रविंद्र बाबा का जन्म होता है और अवनींद्रनाथ टैगोर का 1871 में होता है, यानी 10 साल केवल बड़े हैं चाचा जी। 61 में अभी आपने एक देखा था अर्नेस्ट वेनफील्ड हैबल का जन्म, समझ में आया था ना। असित कुमार हालधार इन्हीं के चेलों में से एक हैं। बहुत अच्छी रचना है, बालक ध्रुव रचना इनकी बहुत अच्छी है। हिंदू मिथ्स एंड बुद्धिस्ट में जो है प्रकाशित हुई थी ये बालक ध्रुव रचना, बहुत अच्छी रचना है, असित कुमार हालधार की है। 1914 में रचना फाइनली बनाई गई थी, ध्रुव रचना, याद रखना है। असित कुमार हालधार का जो जन्म है 1890 ईस्वी में जोड़ासांको स्थित टैगोर भवन में हुआ था। असित कुमार हालधार में काव्य और चित्रकारी दोनों ललित कलाओं का सुंदर संयोग आपको देखने को मिल जाता है। काव्य भी और चित्रकारी भी दोनों में अच्छे थे, पारंगत थे। प्रारंभ में असित कुमार हालधार की जो रुचि थी वो ग्रामीण पट्टचित्रों की ओर ज़्यादा थी मित्रों, इसलिए वो ग्रामीण पट्टचित्रों पे खूब ज़्यादा काम किए। आगे बढ़े, असित कुमार हालधार ने शिल्प कला का जो प्रशिक्षण है वो कोलकाता प्रवासी लंदन के वास्तुशिल्पी लियोनार्ड जेनिंग्स से जो है वो प्राप्त की है। नाम याद रखना, क्वेश्चंस पूछा जाएगा शिल्प कला का। शिल्प कला मतलब मूर्ति कला की तरफ, मूर्ति रचने में। तो लियोनार्ड जेनिंग्स से फाइनली इन्होंने शिल्प कला प्राप्त की है और कहाँ के हैं वो, लंदन निवासी थे। सन 1911 ईस्वी में कला शिक्षण पूर्ण होने पर हालधार कला भवन शांति निकेतन आ गए, जहां 1912 से 1923 ईस्वी तक ये प्राचार्य पद पे भी काम किए हैं। 1912 से 1923 तक ये प्राचार्य कहाँ पे रहे मित्रों, तो आप जानते हैं हालधार शांति निकेतन में रहे। 1910 में लेडी हरिंगम के आमंत्रण पे नंदलाल बोस के साथ हालधार को भी अजंता भित्ति चित्रों की प्रतिलिपि बनाने के लिए जो है जाना पड़ा। कब गए, 1910। किसके साथ गए, नंदलाल बोस के साथ। किसके बुलाने पे गए, लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में गए थे। 1914 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के आदेश पे समरेंद्रनाथ गुप्ता के साथ हालधार को जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपि बनाने के लिए भी भेजा गया। कब, 1914। ये सन पूछा जाएगा मित्रों, याद रखना है। किसके साथ गए ये भी पूछा जाएगा, तो समरेंद्रनाथ गुप्ता और हालधार मिलके गए थे जोगीमारा गुफा में। और आगे बढ़ा जाए, असित कुमार हालधार 1921 में नंदलाल बसु और सुरेंद्रनाथ कर के साथ बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिकृतियां तैयार करने के लिए गए। बाघ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश धार जिला में, तो उसकी भी प्रतिकृति ये लोग बनाए हैं। कब गए, 1921 में गए। असित कुमार हालधार के द्वारा चित्रांकित अजंता की प्रतिलिपियां लंदन के साउथ कंसिंगटन म्यूजियम्स के भारतीय विभाग में आज भी आपको देखने को मिल जाती हैं। जोगीमारा की प्रतिलिपियां जो है वो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में आपको देखने को मिलेंगी। और बाघ गुफा की जो भित्तीय चित्र की प्रतिलिपियां हैं वो ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में आपको देखने को मिल जाएंगे। असित कुमार हालधार ने 1923 में कला के विशेष अध्ययन के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के साथ इटली भी यात्रा की, वहां पे भी एक कला शिक्षा ग्रहण की। 1924 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर के जो है ये प्रधान शिक्षक बन जाते हैं। कहाँ पे, 1924 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में। 1925 में असित कुमार हालधार को गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्राचार्य पद पे भेज दिया जाता है, जहां पर ये 1945 तक रहते हैं। लगभग 20-21 साल ये सेवा दिए। सन 1959 में राष्ट्रीय ललित अकादमी नई दिल्ली के सदस्य भी ये निर्वाचित हो जाते हैं। कब सदस्य बनते हैं मित्रों, तो आपसे कहा जाए 1959, याद रखना। किसके सदस्य बने, ललित अकादमी न्यू दिल्ली के। और आगे चला जाए, कहा जाता है सन 1945 में लखनऊ कला विद्यालय में अवकाश ग्रहण करने के पश्चात 1964 में आपका निधन जो है वो लखनऊ में ही हो जाता है। असित कुमार हालधार ने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित जो है 30 चित्र बनाए थे। किस पे, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित कितने चित्र बनाए, 30, जिसे उत्तर प्रदेश में प्रकाशित भी किया गया था। कितने चित्र थे, 30 चित्र थे, याद रखना है। हालधार ने कॉस्मिक पेंटिंग पर भी खूब बढ़िया चित्र रचना बनाई। कॉस्मिक पेंटिंग के चित्रों में भावनाओं के अतिरिक्त सजावट पे भी ध्यान देना पड़ता है, तो इस पे भी काम किया है। असित कुमार हालधार ने लकड़ी माध्यम पे भी कार्य किया और इसी शैली में नाम जो है वो लेटिस रखा था। क्या नाम रखा था, लेटिस नाम रखा था। असित कुमार हालधार ने कलात्मक आलेखन वाले चित्र अकबर एक निर्माणकार, झरना की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति, इन सारी रचनाओं को भी बनाया है। किसने बनाया, असित कुमार हालधार ने बनाया। कवि हृदय से बनाए गए चित्रों में ऋतुओं का नृत्य है, चैतन्य और डाकू है। ये सब कवि हृदय रखने के बाद चित्र रचना बनाए। असित कुमार हालधार की चित्र शैली जो है वो
गीतात्मक रही है क्योंकि उसमें काव्य और कला का समन्वय देखने को मिलता था। तो आपसे पूछा जाए गीतात्मक शैली में चित्र कौन बनाया, तो आप कहना असित कुमार हालधार ने बनाया है। गीतांजलि है, रुबाइयात ऑफ उमर खैयम, इसमें हालधार ने कविता के साथ साथ रेखा चित्र और चित्र भी बनाए हैं। असित कुमार हालधार ने प्रस्तर, कांस्य और काष्ठ में भी प्रतिमा का निर्माण किया है, यानी ये प्रस्तर पे भी काम किए हैं, कांसा पे भी काम किए हैं और काष्ठ यानी लकड़ी पर भी चित्रकारी बनाए हैं। असित कुमार हालधार ने अपने जीवन कला में लगभग 40 पुस्तकों की रचना की। कितनी? लगभग 40 पुस्तक लिख दिए, जिसमें इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस और उसके साथ गौतम गाथा, भारतीय चित्रकला, ललित कला की धारा और रूपदर्शिका जो है ये फेमस पुस्तकें बताई जाती हैं। असित कुमार हालधार की प्रारंभिक रचनाएं भित्ति चित्रों की शैलियों में अंकित बताई जाती हैं। हालधार ने लकड़ी, रेशम, उसके साथ अन्य माध्यमों में भी अनेक प्रयोग किए हैं मित्रों। हालधार ने जल रंग, टेम्परा, तैलीय रंगों में भी कार्य किया है। हालधार की कला के प्रधान गुण सुकुमारिता और मधुरता बताए जाते हैं। रेखाओं में स्पष्टता और कोमलता जो है युक्त सौंदर्य बताई जाती है। हालधार ने काष्ठ पर लाख की वर्निश करके टेम्परा विधि में चित्रण का भी कार्य किया है और वो विशेष तकनीकी भी विकसित की है जिसे जो है लेटिस कहा जाता है। तो लेटिस टेक्निक पे भी इन्होंने कार्य किया है। प्रमुख चित्रों की बात करें तो हालधार की प्रमुख रचनाओं में वुमेन एंड ट्री है, स्विंग एंड सॉन्ग ब्लैक प्रिंसेस है, द प्रमोशंस है, मेड इन लव कच्छ देवयानी है, अ मिस्ट्री है, राज राजा लोटस है, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक है, प्रारब्ध है। ये सब जो है ये फाइनली हालधार की प्रमुख रचनाओं में देखा जाता है। तो असित कुमार हालधार आप जाने जोड़ासांको टैगोर भवन में 1890 में जो है इनका जन्म होता है और 1964 में इनका दुखद निधन जो है वो फाइनली लखनऊ में हो जाता है। आगे बढ़ा जाए, इन्हीं के साथ के कलाकार छतीन्द्रनाथ मजूमदार की एक रचना दिखाते हैं, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में। कागज पर वास माध्यम में बनाया गया, ललित कला अकादमी लखनऊ में रखा हुआ है। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में रचना है, किसने बनाई? छतीन्द्रनाथ मजूमदार ने बनाई। छतीन्द्रनाथ मजूमदार की अगर बात करते हैं मित्रों तो छतीन्द्रनाथ मजूमदार का जन्म 1891 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ था। बहुत बार पूछा गया है। छतीन्द्रनाथ मजूमदार कला शिक्षा कलकत्ता कॉलेज आर्ट्स में 6 वर्ष शांति निकेतन में अवनींद्रनाथ के सानिध्य में रह करके पूर्ण किए। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात छतीन्द्रनाथ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के अध्यापक बने और बाद में प्राचार्य भी बन गए। छतीन्द्रनाथ मजूमदार इसके पश्चात जो है स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ में चित्रकला विख्याता के पद पर भी कार्य किए हैं। 1942 में आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तत्कालीन कुलपति अमरनाथ झा के सहयोग से चित्रकला विभाग की स्थापना की और 1964 में अपनी सेवाएं यहाँ तक दी। तो 1964 तक जो है ये कहाँ पे काम किए? लखनऊ में काम किए। लखनऊ में? अरे इलाहाबाद में काम किए भाई। तत्कालीन कुलपति अमरनाथ झा के सहयोग से काम किए और चित्रकला विभाग की स्थापना भी प्रयागराज में की। 1975 में आपका निधन इलाहाबाद में हुआ। जय अप्पा स्वामी के अनुसार छतीन्द्रनाथ के रंग और रेखाओं में मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास भी देखता है या आभास भी होता है। छतीन्द्रनाथ की आकृतियां प्रधान चित्रों की पृष्ठभूमि में वृक्षों का अधिक प्रयोग बताई जाती हैं। छतीन्द्रनाथ का जो प्रिय विषय है धार्मिक और पौराणिक जो है आख्यान रहा है, जिसमें रामायण है, महाभारत है, कृष्ण लीला है, चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन का चित्रण भी प्रमुख बताया जाता है। छतीन्द्रनाथ कट्टर वैष्णव थे। आप बंगाल के महान संत चित्रकार महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन से प्रेरित भी हैं। छतीन्द्रनाथ मजूमदार की विशिष्ट शैली श्री चैतन्य श्रृंखला में दृष्टिगत होती दिखाई देती है। हरे, पीले और बैगनी रंगों का हल्का तरल फैलाव चित्रों को रहस्यात्मक और सहज आकर्षक भी देता है। इस पे आपने खूब ज्यादा काम भी किया है। छतीन्द्रनाथ वास रंगन पद्धति में और जल रंग की टेम्परा पद्धति को शुद्ध रूप में प्रयुक्त करने वाले कदाचित वे पहले भारतीय चित्रकार बनते हैं। छतीन्द्रनाथ का जो प्रिय रंग है मित्रों हल्का पीला, हरा, लाल और गेरुआ रंग बताया जाता है। छतीन्द्रनाथ की प्रमुख चित्रों की जब बात करते हैं तो बालक ध्रुव की तपस्या है, डेथ ऑफ साधु हरिदास है, विंटेज इंडिया है, संत हरिदास है, उर्वशी है, मनसा देवी है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, पालित मृग है। ये सारी रचनाएं अच्छी रचनाओं में शुमार हैं और छतीन्द्रनाथ मजूमदार की बताई जाती है। कलाकार अच्छे हैं। प्रयागराज में अंतिम सांस लिए। जन्म की बात आती है मुर्शिदाबाद का, पश्चिम बंगाल, 1891 सन याद रखना। आगे बढ़ते हैं, शैलेंद्रनाथ डे के बारे में पढ़ते हैं। शैलेंद्रनाथ डे की एक रचना बहुत अच्छी रचना है, बिरहिणी यक्षिणी। आप देख लेना मित्रों, मेघदूत चित्र श्रृंखला का वास माध्यम में रचना है बिरहिणी यक्षिणी। रचना पहले अच्छे से देखो फिर आगे बढ़ते हैं।
शैलेंद्रनाथ डे का जो जन्म है वो 1890 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। शैलेंद्रनाथ डे की शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता में हुई। भारत कला भवन वाराणसी तथा पटना स्कूल ऑफ आर्ट से भी ये शिक्षा ग्रहण की है। शैलेंद्रनाथ डे चित्रों पर विशेषतः संयोजन की दृष्टि से अवनींद्रनाथ टैगोर का जो है वो प्रभाव रहा है। शैलेंद्रनाथ डे ने पत्र कलम का प्रशिक्षण ईश्वरी प्रसाद से लिया। पत्र कलम का प्रशिक्षण किससे सीखे? ईश्वरी प्रसाद से सीखे। सन 1924 ईस्वी में राजस्थान में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में उप प्राचार्य के पद पर ही कौन रहा? तो ये शैलेंद्रनाथ डे जी रहे। यहाँ पर रहते हुए आपने बंगाल स्कूल का जो है वो व्यापक प्रचार प्रसार किया है। शैलेंद्रनाथ डे ने जयपुर में रहते हुए अनेक सुंदर चित्रों की रचना की और चित्रकला के प्रति जो है विशेष जन चेतना भी जागृत की है। भारतीय चित्रकला की तकनीकी जन जन तक पहुंचने की दृष्टि से विशेषकर चित्रकला के विद्यार्थियों के लिए आपने भारतीय चित्रकला पद्धति शीर्षक से पुस्तक भी लिख दी थी। तो ये भारतीय चित्रकला पद्धति की पुस्तक पूछी जाती है, याद रखना है। किसकी है मित्रों? शैलेंद्रनाथ डे की है। शैलेंद्रनाथ डे ठाकुर शैली के कुशल कलाकार थे। शैलेंद्रनाथ डे चित्रकला को विश्व की सजीव वस्तु मानते हैं मित्रों। शैलेंद्रनाथ डे के चित्रों में रंग और रेखाएं अधिक सूक्ष्म और गहन होकर के जो है प्रस्फुटित हुई हैं, ऐसा बताया गया है। शैलेंद्रनाथ डे की कला शिक्षा जो है या कला शैली जो है वो परंपरागत भारतीय कला से प्रभावित और अलंकरणित प्रधान रही है, यानी इनकी जो कला शैली है वो परंपरागत भारतीय कला से जुड़ी हुई है। कौशल्या से आज्ञा लेते राम है, गौड़ासीन अष्टभुज विष्णु है, यशोदा है, कृष्ण है, यक्ष पत्नी है, वनवासी यक्ष हैं आदि जो है प्रमुख चित्र इनके बताए जाते हैं। शैलेंद्रनाथ डे वास पद्धति के चित्रित मेघदूत चित्र श्रृंखला में नौसर्गिकता, सरलीकृत दृश्य चित्रण, विशिष्ट शैली, पृष्ठभूमि के सपाट रंग दृष्टि जो है ऐसे दृष्टिगोचर होते हैं। तो ये सब शैलेंद्रनाथ डे से जुड़ा हुआ कुछ खास दृश्य था, कुछ खास डाटा था। हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ा जाए, के वेंकटप्पा की बात करते हैं। के वेंकटप्पा की एक रचना आपको सीता कल्याण दिखाते हैं। 1912 की रचना है, ये सीता कल्याण रचना है मित्रों। अच्छे से देख लो किसने बनाया? के वेंकटप्पा ने बनाया है। वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बेंगलुरु में रखा हुआ है। जल रंग की ये रचना है। के वेंकटप्पा का जो जन्म है मित्रों, के वेंकटप्पा का जन्म मैसूर के दरबारी चित्रकार परिवार में हुआ था, जो स्वर्ण पत्र पे अलंकरण करते थे मित्रों। इनके परिवार में भी लोग स्वर्ण पत्र पे अलंकरण करते थे। के वेंकटप्पा अवनींद्रनाथ ठाकुर के आरंभिक शिष्यों में से एक थे। के वेंकटप्पा की जो प्रारंभिक कला शिक्षा है वो क्षेमकर्ण टेक्निकल इंस्टीट्यूट मैसूर में और गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स क्राफ्ट्स चेन्नई में हुई है। उच्च अध्ययन के लिए मैसूर महाराजा ने के वेंकटप्पा को गवर्नमेंट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता भेजा था। कोलकाता में के वेंकटप्पा ने अवनींद्रनाथ टैगोर और पर्सी ब्राउन के निर्देशन में चित्रण, रेखांकन, शिल्पांकन और उसके साथ संगीत कला का भी गहन अध्ययन किया। के वेंकटप्पा ने लघु चित्रण तकनीकी को अपनाया, जो राजपूत शैली और मुगलिया शैली से प्रभावित रही है मित्रों। लघु चित्रण शैली। के वेंकटप्पा का रंग विधान मधुर और चटकीला है, उस पर मुगलिया और राजस्थानी शैली का प्रभाव है। रेखाएं बारीक और सशक्त हैं और आकृतियों में गठनशीलता का जो है आभास भी होता है। के वेंकटप्पा के प्रारंभ में वास तकनीकी के चित्रण किए, परंतु शीघ्र ही निजी शैली और तकनीकी को भी इन्होंने विकसित कर लिया। 1910 ईस्वी में अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार करने वाली लेडी हेरिंगम के दल में भी आप शामिल रहे। के वेंकटप्पा शामिल रहे। के वेंकटप्पा शिल्पकला में निपुण थे। इस दृष्टि से के वेंकटप्पा द्वारा मणि, अंगबाय, बीना शेषत्रान और कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की अवाच्य शिल्प प्रतिमाएं जो है ज़्यादा फेमस हो जाती हैं। ये के वेंकटप्पा की रचनाएं इन्होंने बनाई। के वेंकटप्पा के द्वारा बनाए गए व्यक्ति चित्रों में अवनींद्रनाथ ठाकुर, रामास्वामी मादुलियर और महाराजा मैसूर आदि के व्यक्ति चित्र जो है वो ज़्यादा मुख्य बताए जाते हैं। संरक्षक मैसूर महाराजा कृष्णराजा बेडेयार चतुर्थ की मृत्युपरांत के वेंकटप्पा मैसूर छोड़कर के बेंगलोर चले गए थे। सन 1965 ईस्वी में मैसूर में जो है सन 1965 में वेंकटप्पा की मृत्यु के बाद कर्नाटका सरकार ने उनके चित्रों के संग्रह हेतु वेंकटप्पा आर्ट गैलरी जो है स्थापित की थी। के वेंकटप्पा के चित्रों की विषय वस्तु सीमित थी। इसमें पौराणिक ऐतिहासिक दृश्य चित्र जो है ज़्यादा प्रमुख बताए जाते हैं। के वेंकटप्पा के अगर प्रमुख चित्रों की हम बात करते हैं मित्रों, तो के वेंकटप्पा के जो प्रमुख चित्र हैं इसमें जो नाम आता है प्रताप सिंह है, राम है, सीता का स्वर्ण मृग है, शंकराचार्य है, महाशिवरात्रि है, बुद्ध और शिष्य हैं, टीपू सुल्तान है, अर्धनारीश्वर हैं, भिक्षा मांगते बुद्ध हैं, राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण है, ऊंटी की विभिन्न ऋतुओं का दृश्य है, वीणा की मतवाली है और जो है कोडाई कनाल की भी दृश्य चित्र जो है इसमें शामिल है। ये के वेंकटप्पा की अच्छी रचनाओं के
साक्ष्य हैं मित्रों, जो आपको आज भी के वेंकटप्पा के गैलरी में देखने को मिल जाएंगे, जो वेंकटप्पा आर्ट गैलरी के नाम से फेमस है। तो ये के वेंकटप्पा हो गए, मैसूर से संबंध रखते हैं। अब आगे बढ़ें और अब्दुल रहमान चगुतई को थोड़ा सा पढ़ते हैं। ए.आर. चगुतई का जन्म जो है 1897 ईस्वी में हुआ था। मुगल शासक में आपका वंशज जो है वो भवन शिल्पी के रूप में था। चगुतई की प्रारंभिक कला शिक्षा उस्ताद मीर वकश से हुई है। चगुतई मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में जो है वो फोटो लिथो में जो है डिप्लोमा कर चुके हैं। चगुतई ने अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्यत्व भी ग्रहण कर लिया मित्रों। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में चगुतई क्रेमोलिथोग्राफी के व्याख्याता भी रहे हैं। भारतीय अंग्रेज सरकार द्वारा चगुतई को खान बहादुर का खिताब भी मिल चुका है। अब्दुल रहमान चगुतई के प्रमुख चित्रों की जब बात करते हैं तो एक रचना ज्यादा फेमस है मित्रों, आप देखना, ग्लूमी राधिका, वास और टेम्परा माध्यम में बनाई गई रचना है ग्लूमी राधिका, आप देख सकते हैं, अच्छी रचना है। और आगे बढ़ा जाए तो कहा जाता है मित्रों, यूरोपीय यात्रा के दौरान, क्या यूरोपीय यात्रा के दौरान चगुतई ने एचिंग अर्थात अम्लांकन पद्धति में गहन अध्ययन किया था। क्या किया था? बहुत गहन अध्ययन किया था। चगुतई ने बंगाल स्कूल की वास पद्धति को अपना करके अनेक छापा चित्रों को भी तैयार किया है। चगुतई ने बंगाल स्कूल की वास तकनीकी के साथ त्रुटिहीन सुलेखीय रेखाचित्र और छाया प्रकाश का संयोजन भी बहुत बढ़िया से किया है। रंग योजना तथा उसके मिश्रित प्रभावों को बनाने में चगुतई की जो है अद्भुत क्षमता रही है। चगुतई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। खूब पूछा जाता है रंगों का सम्राट कौन है, तो ए.आर. चगुतई को लगाना पड़ता है। चगुतई हिंदू पुरा गाथाओं के साथ ही मिर्जा गालिब के साथ इकबाल के साथ उमर खैयम की शायरियों पर भी ये चित्र रचना बना चुके हैं, यानी चित्रण कर चुके हैं। चगुतई ने अपने लेखन कला से 3 पुस्तकों को प्रकाशित किया, मुरक्का-ए चगुतई, नक्काश-ए चगुतई और चगुतई की पेंटिंग। ये तीनों पुस्तकें फेमस हैं मित्रों, अच्छी पुस्तकों में शुमार हैं। तो यार चगुतई के बारे में इतना ही। आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा शारदा चरण उकील के बारे में देख लिया जाए। उकील की एक रचना घड़े के साथ महिला बहुत फेमस है, 1921 की रचना है। आप रचना देखोगे तो कागज पर वास और टेम्परा माध्यम में बनाई गई है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। घड़े के साथ महिला रचना आप इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हैं। आगे बढ़ा जाए मित्रों, सन 1888 ईस्वी में शारदा चरण उकील का जो जन्म है ये खूब पूछा जाता है कहाँ पे हुआ, ढाका बांग्लादेश में हुआ। शारदा चरण उकील की कला शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में अवनींद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में हुई है। कला शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात शारदा चरण उकील दिल्ली चले गए और बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार दिल्ली में किया। सन 1926 ईस्वी में शारदा चरण उकील ने दिल्ली में शारदा उकील ऑफ आर्ट्स की स्थापना भी कर दी थी। शारदा उकील ऑफ आर्ट्स की स्थापना कहाँ पे की? दिल्ली में की मित्रों। आगे कहा जाए, बाल्यकाल से ही आप भगवान बुद्ध के जीवन से प्रभावित रहे हैं। बुद्ध के जीवन से आप अपने चित्र श्रृंखला को तैयार करते हैं। क्या करते हैं? बुद्ध के जीवन से आपने चित्र श्रृंखला तैयार की है। शारदा चरण उकील चित्रशाला में बौद्ध विहार जैसे प्रतीत बताए जाते हैं। शारदा चरण उकील की कला में ठाकुर शैली के अतिरिक्त मुगल और ईरानी शैलियों का भी छाप देखने को मिलता है। तुलिका के साथ साथ शारदा चरण उकील ने लेखनी भी उठाई और दिल्ली में रूप लेखा नामक पत्रिका का प्रकाशन भी कर दिया। रूपलेखा पत्रिका अब ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित होती है मित्रों। शारदा चरण उकील के भाई वारदा चरण उकील जो है फाइनली इस सोसाइटी के व्यवस्थापक और पत्रिका के संपादक बने हैं। शारदा चरण उकील के प्रमुख क्षेत्रों में बुद्ध श्रृंखला है, राधा कृष्ण है, वंशीवादक गोपाल है, ईद का चांद है। ये सारी रचनाएं जो है ये शारदा चरण उकील के हिस्से में आती हैं। इसको बनाने का श्रेय जो है वो शारदा चरण उकील को जाता है।